अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इफ़्तार शाह है। मैं यहाँ आपके घर एक अहम काम के लिए आया हूँ। मेरा मतलब है मैं बात को घुमाऊँगा नहीं। दरअसल मैं यहाँ अपने छोटे भाई अखराज शाह के रिश्ते के सिलसिले में आया हूँ। मैं समझ सकता हूँ इस तरह की बात करने के लिए अक्सर घर के बड़े आते हैं। मुझे देखकर आपको हैरत ही हो रही होगी। लेकिन अगर मैं अंदर बैठकर बात करूँ तो शायद मैं आपको अपनी सिचुएशन ज़्यादा बेहतर तरीके से समझा पाऊँगा। वो दरवाजे पर खड़ा इनसे कह रहा था, जबकि ताई अम्मी तो इसके पीछे खड़ी बड़ी बड़ी गाड़ियां और 4-5 मुलाजिम देख रही थी, जिनके हाथ में बड़े बड़े थाल और फ्रूट्स की टोकरियां थी। उन्होंने दरवाजा खोलते हुए इसे अंदर लाकर बिठाया था। घर के सब लोग ही वहां पर आ चुके थे। दादी, छोटी चाची, ताई अम्मी सब लोग इस वक्त यहाँ पर थे, जबकि चाचा भी जो अभी अभी अपने काम से लौटे थे रिश्ते का सुनकर बाहर आ गए थे। जी बेटा, कहें आप किस सिलसिले में बात करना चाहते हैं? ताई अम्मी ने सवाल किया। वो शक्ल से तो बहुत शरीफ खानदान का मालूम होता था, और इसके महंगे कपड़े और ये मुलाजमों के हाथ में बड़े बड़े थाल इस बात की गवाही दे रहे थे कि वो अच्छे खासे खाते पीते घराने से है। जबकि इनके घर के दरवाजे पर खड़ी 4 गाड़ियां भी इन्हें बहुत कुछ समझा चुकी थी। जी आंटी जी, दरअसल अपने बारे में अगर आपको कुछ बताऊं तो बस इतना ही बता पाऊंगा कि हमारे वालिदैन हयात नहीं हैं। हम 2 भाई हैं, मैं इरताज शाह और मेरा छोटा भाई अखराज शाह। चंद साल पहले हमारे वालिदैन का इंतकाल हो गया था। मैंने खुद ही अपने भाई को पाला है और हमारा अच्छा खासा बिजनेस है। और अल- और अल्हम्दुलिल्लाह हमें दौलत की कोई कमी नहीं, लेकिन अच्छे रिश्तों की कमी है। आप तो जानते ही हैं कि यतीमों को दुनिया किस नज़र से देखती है। हमें भी बहुत कुछ झेलना पड़ा, वो भी अपने ही खूनी रिश्तों के हाथों। ऐसे में हमने अपने सारे रिश्तेदारों से कता कलाम करते हुए अपनी एक नई दुनिया बनाई है। मैं और मेरा भाई, हम दोनों एक दूसरे के अलावा और कोई नहीं है। लेकिन मेरे भाई ने आपकी बेटी इंशा को देखा, और जब से देखा है वो इससे शादी की ख्वाहिश कर बैठा है। इसने मुझसे अपनी ख्वाहिश का इजहार किया, तो मैं फौरन ही यहाँ रिश्ता लेकर चला आया हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप हमारी अर्जी ठुकराएंगे नहीं। मैंने अपने भाई की आज तक हर ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश की है, लेकिन इस ख्वाहिश के खातिर मुझे आप लोगों के घर का दरवाजा खटखटाना पड़ा। मैं अपने भाई की ख्वाहिश के लिए आपकी बेटी का हाथ मांगता हूँ। मैं जानता हूँ आपका सारा ही खानदान माशाल्लाह से आर्मी से मुंसलिक है, और मेरा भाई भी आर्मी में ही है। आपके घर भी आया है 2-4 दफा। यहीं पर इसने इंशा को देखा है, वो निगाहें झुकाए इनसे बात करता इन सबको ही पसंद आया था। माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, लेकिन आप शायद इंशा के बारे में कुछ भी नहीं जानते। दरअसल अभी 4 महीने पहले ही की बात है कि इसका निकाह होने वाला था, लेकिन हमारा बच्चा आर्मी में शहीद हो गया। हमारा तो सारा घराना ही मुल्क पर कुर्बान है। इंशा के वालिद, ताया, इसके भाई, इसके ताया तायाजाद, चाचाजाद सब लोग ही अपने वतन पर अपनी जान निछावर कर चुके हैं। लेकिन न जाने कैसे इंशा के दिल में मुल्क से मोहब्बत करने वालों के खिलाफ एक कांटा सा घुप गया है। वो आर्मी वालों से बदजन है। शुक्र है, बेशक वो हमारी बेटी है, हमने इसकी शादी तो करनी ही है, लेकिन एक आर्मी वाले से हम इसकी शादी के बारे में सोच नहीं सकते। मेरा मतलब है कि वह मेरा मतलब है कि वो अब कभी किसी आर्मी वाले से शादी नहीं करना चाहेगी। दादी से देखते हुए बोली तो वो मायूस हो गया था। क्या मतलब? मैं आपकी बात को समझा नहीं। वो परेशानी से कहने लगा था, वो यहाँ से मायूसी लेकर हरगिज नहीं जाना चाहता था। जी बेटा जी, दरअसल बात यह है कि हमारी बेटी आशी किसी आर्मी वाले से शादी नहीं करना चाहती। वो अपने दिल में आर्मी वालों के लिए बहुत नफरत भर चुकी है। अब वो चाहकर भी किसी आर्मी वाले के साथ अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकती, और न ही अपना घर बसाने के बारे में सोच सकती है। ये फैसला इसने किया है कि वो किसी आर्मी वाले से शादी नहीं करेगी। वो आर्मी वालों से नफरत करने लगी है। पता नहीं कैसे इसके दिल में आर्मी के खिलाफ इतना जहर भर गया। वो किसी आर्मी वाले का नाम तक नहीं सुनना चाहती। हम भी चाहते हैं कि इसके हाथ पीले कर दे। यतीम बच्ची है, हम भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द इसके घर का कर दें, लेकिन वो राजी ही नहीं हो रही। इसके भाई और बाप के तो असल से जो भी रिश्ते आ रहे थे वो सारे ही सारे आर्मी से रिलेटेड करते हैं, और वो आर्मी वालों का नाम तक नहीं सुनना चाहती। अब तुम बताओ बेटा, हम क्या करें? वो परेशानी से इसे अपने मसले का हल पूछने लगे थे, जबकि वो खामोश सा बैठा इन्हें देख रहा था। देखिए अंकल, मेरा भाई आपकी बेटी से बेतहाशा मोहब्बत करता है। वो कभी किसी बात पर जिद नहीं करता। मैं बहुत अरसे से इसे शादी के लिए मना रहा हूँ, लेकिन वो राजी ही नहीं हो रहा। और अब जाकर वो राजी हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ आपके घर की बच्ची के लिए। अगर आप मुनासिब समझे तो हम आशीष से बात छुपा लेते हैं कि अखराज आर्मी में है। मुझे इतना यकीन है कि मेरा भाई आर्मी के खिलाफ इसकी सोच बदल देगा। वो जो आर्मी वालों से बदजन हो चुकी है, सब कुछ ठीक कर देगा। वो इसका दिल साफ कर देगा। मेरा भाई बहुत अच्छा है, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपको इसकी तरफ से कभी कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। वो परेशानी से कहने लगा तो वो भी परेशान हो गए थे। अब वो इसे क्या बताते कि वो तो इसे कितने वक्त से राजी कर रहे हैं, आर्मी वालों की तरफ से इसका दिल साफ करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा मुमकिन ही नहीं। लेकिन जिस तरह की जिद वो लगाकर बैठी हुई है, इन लोगों को कुछ ना कुछ तो हल निकालना ही था। देखिए अंकल, मैं आपसे वादा करता हूँ, मेरा भाई इसे बहुत खुश रखेगा, इसे दुनिया जहान की खुशियां देगा। इस पर कभी गम का साया भी नहीं पड़ने देगा। मेरा भाई बहुत अच्छा है, वह बहुत मोहब्बत करता है इससे। इन्हें गहरी में सोच में देखकर अरताश ने समझाने वाले अंदाज में कहा, जबकि अरताश के अपने भाई के लिए मोहब्बत देखकर वो मुस्कुरा दिए थे। बेटा, हम सोच समझकर कोई जवाब देंगे, इससे अचानक जवाब देना हमारे लिए मुमकिन नहीं है। और फिर तुम्हारे भाई की तस्वीर भी तो हमने इसे दिखानी होगी ना, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा था। जबकि अरताश ने अगले ही लम्हे अपनी जेब से तस्वीर निकालकर इनके हवाले की थी। इसे एक उम्मीद मिल गई थी, यकीन था कि अगर इन लोगों ने इसके कहे पर अमल किया तो वो लड़की भी रिश्ते से इनकार हरगिज नहीं करेगी।
ये अलग बात थी कि वो अपने भाई के लिए कुछ भी कर सकता था। अगर इनकी तरफ से इनकार होता तो इसका हल भी वो सोचकर बैठा हुआ था। कौन सा रिश्ता? किसके बारे में बात कर रहे हैं आप? मुझे कुछ बताएं तो। इस तरह से तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अखराज की तरफ से आने वाले रिश्ते के बारे में से बताया गया था। ये रही लड़के की तस्वीर राशि। बेटा तुम खुद ही देख लो, तुम्हारे चाचा और हम सबको ये रिश्ता बहुत पसंद है। तुम्हारी दादी ने भी रजामंदी दे दी है। सच कहूं तो सब घर वालों के लिए ये रिश्ता किसी रहमत से कम नहीं है। इस तरह की मंगनी के फौरन बाद निकाह वाले दिन तुम्हारी दुल्हन का चले जाना और फिर शहीद हो जाना तुम्हारी जिंदगी पर एक निशान लगा गया था, और अब इस निशान को खत्म करने के लिए तुम्हारे लिए अखराज शाह का रिश्ता आया है। बहुत अच्छा लड़का है, बहुत बड़ा कारोबार है इनका का। बहुत बड़ा बहुत बड़ा कारोबार है इनका। दो ही भाई है, ना सास ना ससुर ना नंद वगैरह। बहुत ही खाता पीता घराना है। खानदान वालों से ज्यादा बनती नहीं है इन लोगों की, इसीलिए इसका बड़ा भाई खुद रिश्ता लेकर आया था। अभी वो भी गैर शादीशुदा है। इसकी भी शादी नहीं हुई। पहले अपने छोटे भाई की शादी करना चाहता है क्योंकि तुम्हें इसने कहीं देखकर पसंद किया है, इसलिए हमारे घर रिश्ता भेजा है। तायम्मी से तफसील से बता रही थी, जबकि इन सब की बातों के बीच में उन्होंने आदमी वाले टॉपिक को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया था। तायम्मी, अगर आप लोगों को ये रिश्ता मंजूर है तो फिर मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? मेरी बस एक ही शर्त है कि लड़का आर्मी में नहीं होना चाहिए। बाकी आप लोग जिसे चाहे मेरी शादी कर सकते हैं, मुझे कोई एतराज नहीं। दादी को रिश्ता पसंद है, चाचा जान को पसंद है, आप सब लोग राजी हैं तो फिर मैं भी राजी हूँ। इसने सब कुछ इनकी मर्जी पर डाल दिया था। जबकि तायम्मी ने मुस्कुराते हुए इसका माथा चूमा था। इसकी रजामंदी इनके लिए बेहद अहम थी, लेकिन वो इसे धोखे में रखकर इतना बड़ा फैसला कर रहे थे। इसने बस इतना ही कहा था कि लड़का आर्मी में नहीं होना चाहिए, और यही चीज वो इससे छुपा रहे थे। लेकिन वो इसकी बेहतर जिंदगी का फैसला करने का पूरा हक रखते थे। वो इन्हें यकीन था कि अखराज इसके लिए एक अच्छा हमसफर साबित होगा। अच्छा मेरी बच्ची, ये तस्वीर देख लेना। उन्होंने तस्वीर इसकी तरफ बढ़ाई तो इसने इनकार कर दिया था। जरूरत नहीं है तायम्मी इस फॉर्मेलिटी की। आप लोग खुश हैं तो मैं भी इस रिश्ते से खुश हूँ। आप बेशक कभी भी इन लोगों को बुला सकते हैं, मुझे एतराज नहीं है। लेकिन शादी के बाद मैं अपनी पढ़ाई जारी रखूंगी। ये तो आपने क्लियर कर दिया था ना? एक लम्हे के लिए इसे ख्याल आया तो इसने पूछा था, जिस पर तायम्मी ने मुस्कुराकर हाँ में सर हिलाया। वो बिल्कुल परसकून हो चुकी थी। वो सारे काम निपटाने के बाद आज वापस हीरा मंडी की इन गलियों में आया तो रेशम भाई इसे देखते ही इसकी तरफ मुतवज्जो हो गई थी। चेक मिल गया था आपको? इसने इसका सलाम का जवाब देते हुए सवाल किया था। वो अपने बैंक से निकालने वाले पैसों की सारी डिटेल्स रखता था, लेकिन फिर भी इसने पूछा था, जिस पर रेशम भाई ने हाँ में सर हिलाते हुए इसके लिए खुद ही कुर्सी साफ करके रखी थी। नहीं, इन सब की जरूरत नहीं है, मैं परिविश को लेने के लिए आया हूँ। इसने जैसे बात ही खत्म कर दी तो रेशम भाई कम फौरन से उठकर कमरे की तरफ भाग गई थी। वो शायद दुनिया का पहला मर्द था जो एक वो शायद दुनिया का पहला मर्द था जो एक कोठे से एक बार पर्दा औरत को खरीद कर लेकर जा रहा था। थोड़ी ही देर में वो सुर्ख रंग के फराक पहने, अपने ऊपर बड़ी सी काली चादर डाले हुए, हमेशा की तरह चेहरा आज भी पर्दे में छुपा हुआ था। इसने मुस्कुराकर अपना हाथ आगे बढ़ाया तो इसने आगे बढ़ते हुए कुछ हिचकिचाते हुए इसका हाथ थामा था। वो बिना किसी को भी जवाब दिए इसे यूं ही थामे अपने साथ लेके आया था। कितनी ही नजरों ने इसे हसद भरी निगाहों से देखा था। कितने दिन तक चलेगा ये सब कुछ? रेशम भाई इसकी हास मुलाजमा इसके करीब आते हुए पूछने लगी थी। मालूम नहीं, हो सकता है रात तक छोड़ जाएगा, हो सकता है एक आधा महीने में दिल भर जाए तो छोड़ जाएगा। है तो वाइफ ही। कितने दिन तक अपने साफ कुर्ते पर दागनुमा वजूद को बिखेर कर रखेगा? इसका मुकद्दर यही बदनाम गलियां हैं। इसने यहीं पर लौट कर आना है। कोई इज्जतदार आदमी कोठे पर नाचने वाली औरत को नहीं अपनाता, बेशक वो कितनी ही पारसा और कितनी ही पर्देदार क्यों ना हो। रेशम भाई के लफ्जों में जहर था, जिसे महसूस करती पास बैठी लड़की कहका लगाकर हंसी थी। वो इसे अपने साथ होटल के कमरे में लेकर आया था। कमरे में आते ही इसने अपनी चादर उतार कर रखी और वहीं कुर्सी पर बैठ गई थी। मेरा इरादा तुम्हें घर लेकर जाने का था, लेकिन आजकल मेरे कुछ रिश्तेदार कुछ ज्यादा ही मुझ पर नजर रख रहे हैं, इसीलिए फिलहाल ऐसा मुमकिन नहीं है। हम कुछ दिन यहीं पर रहेंगे। मुझे एक काम के सिलसिले में अगले हफ्ते लंदन जाना है। वहां से वापसी पर मेरे भाई की शादी है। मैं तुम्हें अपने भाई से मिलवाऊंगा। वो इसे देखते हुए बोल रहा था, जबकि वो खामोशी से सर झुकाए बैठी हुई थी। परिविश, इसने मोहब्बत से लबरेज लहजे में पुकारा तो परिविश ने निगाहें उठाकर से देखा था। इसकी कातिल निगाहों पर वो दिल थाम कर बैठ गया। यहाँ पास आकर निगाहों का जादू चलाओ ना, पता तो चले खाइल होना किसे कहते हैं। वो अपना हाथ ऊपर की तरफ उठाई से अपने करीब बुलाने लगा तो वो निगाह उठाकर इसे देखती अपनी आंखों में आए आंसू को साफ करती उठकर खड़ी हो गई थी। आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती इसके पास आते हुए इसका हाथ पर अपने हाथ रखने के बजाय अचानक ही इसके सीने में अपना सर झुकाती फूट फूट कर रोने लगी थी। ताशा ने इसे रोका नहीं था। वो जितने आंसू बहाना चाहे बहा सकती थी, इसे एतराज नहीं था। वो इसके सीने में सर छुपाए फूट फूट कर रो रही थी। आहिस्ता आहिस्ता इसका जिस्म कांपने लगा था। अरताश आहिस्ता आहिस्ता इसके बालों में हाथ फेरता इसे इसके हाल पर छोड़ चुका था। वो बुरी तरह से रो रही थी और फिर रोते रोते वो यूं ही इसकी धड़कनों के साथ अपने कान लगाए आंखें बंद कर गई थी। वो नींद में कब उतरी शायद इसे खुद भी एहसास ना हुआ था। जबकि अरताश इसे यूं ही अपने बाहों में कैद किए बेड पर लेटा इसकी मासूम सांसों का रक्स अपने सीने पर महसूस करता अपने जज्बात को कंट्रोल करने की कोशिश करता रहा था। परिविश, तुमने पहले ही दिन मुझे इम्तिहान में डाल दिया है। तुम तो दीवाना करके छोड़ोगी मुझे। वो इसके कान में सरगोशी करता इसे बिस्तर पर सीधा करते हुए इसके साथ लेट गया था। इसकी मासूम चेहरे को देखते न जाने का वो खुद भी नींद की वादियों में उतरता चला गया।
ये रात इसके लिए बेहद हसीन साबित हुई थी। वो सारी रात इसकी धड़कनों के साथ लगी अपनी जानलेवा कुर्बत से इसके दिल का बुरा हाल कर गई थी, जिसका इंतकाम वो सुबह उठकर लेने वाला था। इसे अजीब सी घबराहट हो रही थी, जबकि इसे अपने सीने से लिपटे वो गहरी नींद सो रहा था। वो इतना परसुकून था कि हद नहीं, लेकिन परिवेश को सुकून नहीं मिल रहा था। वो एक तवाइफ को इस तरह से अपने साथ लेकर आया था। एक तवाइफ के साथ कब तक इसने निभाह करना था? यह हकीकत बदल नहीं सकती थी कि इसकी पहचान सिर्फ यह है कि वो एक तवाइफ है, और एक तवाइफ को कोई इज्जतदार इंसान कभी अपने साथ नहीं रखता। लेकिन फिर भी इतनी बड़ी कीमत देकर वो इसे खरीद कर क्यों लेकर आया था? वो अपनी ही सोचों में मसरूफ थी, जब अचानक इसने एक झटके से इसे बेड पर गिराया था और खुद इसके ऊपर साया-फकन हुआ। इस अचानक आफत पर वो घबरा सी गई थी। आज से पहले किसी मर्द को अपने इतने करीब महसूस किया कहाँ था इसने? इसका घबराना तो एक आम सी बात थी। धड़कनों में शोर उठने लगा था, इसका दिल इसके काबू में नहीं था। जबकि वो मुस्कुराती नजरों से इसके चेहरे को देख रहा था, जहाँ पर न जाने कितने सवाल थे। वो आहिस्ता से इसके चेहरे पर झुकते हुए इसके माथे पर अपने लब रखता इसकी आंखों को बारी-बारी चूम गया था, जबकि इसे इसकी निगाहों में भीगापन सा महसूस हुआ। वो एक दफा फिर से इसके हसीन चेहरे को अपनी नजरों में रखता इसे अपने नरम गरम निगाहों से देखने लगा था। तुम ठीक हो ना? इसने बेहद नरमी से पूछा था। अगर तुम फिलहाल इसके लिए तैयार नहीं हो तो मुझे कोई एतराज नहीं है। इसने बेहद आहिस्ता से अपना हाथ बेड की दूसरी तरफ से हटाया। शायद वो इसके आंसू बहाने का यही मतलब निकाल पाया था कि वो इसके साथ किसी तरह का रिश्ता रखना नहीं चाहती। तवाइफों से भी भला इनकी मर्जी पूछी जाती है? वो हैरान परेशान सी इसका खुबरू चेहरा देख रही थी, जबकि दिमाग में न जाने कितने ही सवाल आ रहे थे। नहीं, इसने आहिस्ता से इसका हाथ थामते हुए लरजते लहजे में कहा था। मतलब तुम चाहती हो कि हम दोनों एक मजबूत तल्लक बनाएं? अब की दफा इसके लहजे में शरारत थी। उसके मुंह से कुछ सुनना चाहता था, जबकि इतनी हिम्मत परी खुद में नहीं पाती थी कि वो उसे अपनी जिस्म जाह का मालिक बनाने का ऐलान खुद करे। वो आहिस्ता से अपनी आंखें बंद करती, जैसे अपनी रजामंदी दे चुकी थी। वो दिलकशी से मुस्कुराते हुए इसके रुखसार पर नरमी से अपने लब रखता इसके चेहरे के एक-एक नक्श को दीवानावार चूम रहा था। धड़कनों में हलचल सी मच चुकी थी, जैसे थमने ही वाली हूँ ये धड़कनें, जबकि वो तो जैसे इसकी हर सांस में अपना नाम सुनने का तमन्नाई था। इसके एक-एक नक्श को चूमते हुए वो दीवानगी में इसकी सांसें नाहमवार कर चुका था। इसकी धड़कनों का शोर और ताश अपने कानों में बजता हुआ महसूस करता, दिलकशी से मुस्कुराता इसके लबों पर झुकता इसकी सांसें रोक गया था। वो इतनी नरमी से इसकी सांसों को चुरा रहा था कि परिवेश बदहाल होती इसके शर्ट को दबोच गई थी, जबकि ताश जैसे इसकी इस हरकत पर काबू खो गया था। वह एक झटके में इसकी चादर उतारकर इसके वजूद से दूर फेंकता इस पर काबूस होने लगा था, जबकि इसके सीने पर हाथ रखते हुए इसने गहरी सांस ली थी। अरताज हमारे निगाहों से परिवेश के चेहरे को देखने लगा था, जो गहरी गहरी सांसें ले रही थी। इसने आहिस्ता से निगाह रूम में चलते लाइट बल्ब की तरफ की, तो अरताज दिलकशी से मुस्कुराता हाथ फैलाते इस रोशनी को बंद कर किया था, जो परिवेश की घबराहट की वजह थी। मैं तुम्हें अब भी एक मौका देता हूँ। मेरी चाहतों का समुंदर शायद तुम बर्दाश्त न कर सको। मेरी ख्वाहिश, मेरी चाहत सिर्फ तुम्हें छूना नहीं, बल्कि तुम्हें देखना है। तुम्हारी आंखों से बेइंतहा मोहब्बत ही, तुम्हारे चेहरे से इश्क हुआ है। अगर तुम फिलहाल मुझे अपना जिस्म देने की ख्वाहिश नहीं रखती तो मुझे ऐसी कोई आरज़ू नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तुमसे जुड़ा अपना हर रिश्ता मुकम्मल करना चाहता हूँ। मैं अपने इश्क को अपनी दीवानगी में ढालकर इसे एक नाम देना चाहता हूँ। अगर तुम्हें कबूल है तो मैं तुम्हारे जिस्म का मालिक बनूंगा। वो उसके कान में सरगोशी नुमा आवाज में बोला था। इसे अपने गिर्द परी का नरम सा एहसास महसूस हुआ था। इसके लबों पर दिल फरेब मुस्कुराहट आई थी, जबकि अपने होठ इसके होंठों पर रखता अपनी बेताब धड़कनों को इसकी धड़कनों में शामिल करने लगा था, जबकि वो इसकी बेबाक शिद्दतों से घबराते हुए पूरी तरह इसमें कैद होकर रह गई थी। वो इसे छुपाता अपनी कुर्बत से इसे बेहाल कर गया था। लम्हा लम्हा बढ़ती इसकी शिद्दतें इसे इस हाल में लम्हा लम्हा बढ़ती शिद्दतें इसे में पनाह लेने पर मजबूर कर गई थी, जबकि इसकी धड़कन पर अपना नाम लिखते हुए वो दीवानगी की हर हद पार करता चला गया था। तो क्या सोचा तुमने? कब तक यहाँ से भागने का इरादा है तुम्हारा? वो किचन में खड़ी शाह के लिए रात का खाना तैयार कर रही थी, जब मुलाजमा ने इसके पास आकर पूछा था। आजकल इस पर काम का बोझ कम होने लगा था, इसे सिर्फ शाह का ही काम करना था। वो इसके हाथ का खाना खाता था। हालांकि आजकल वो किसी के लिए खाना नहीं बनाती थी। बड़ी बड़ी देखें और दिन भर की थकावट से आजकल जान छूटने लगी थी। कोई इसे काम करने के लिए नहीं कहता था। वो खुद भी अगर कोई काम करती तो मुलाजमा उठकर वो काम खत्म कर देती थी। हाँ, लेकिन शाह की चीजों को कोई हाथ नहीं लगाता था। शाह के रोजमर्रा के कपड़ों को अपने हाथों से धोती थी, फिर इन्हें इस्त्री करके अलमारी में हैंग करती। शाह का सुबह का नाश्ता, दिन का खाना, यहाँ तक कि रात का खाना भी वो अपने हाथों से बनाती थी, और बाकी मुलाजमों को इनके बेडरूम में आने की इजाजत न थी, तो इसका कमरा भी वो अपने हाथों से साफ करती। अचानक ये बदलाव कैसे आया था वो नहीं जानती थी, लेकिन वो नोट कर रही थी कि शाह काफी बदल गया था। शायद इसे इसके भाई की बेगुनाही पर यकीन आ रहा था, या शायद इसे अंदाजा हो रहा था कि इसके भाई इन सब चीजों में मबलूस नहीं है। अगर तो ऐसा कुछ था तो भी वो इंसान माफी के लायक नहीं था। इस इंसान ने इसकी मासूमियत छीनी थी, इस पर जुल्म किया था, इसकी मासूमियत को रोंदा था, इसकी इज्जत को रोंदा था। वो शख्स माफी के लायक हरगिज नहीं था। वो इतना कैसे बदल गया था वो नहीं जानती थी। आजकल वो इस पर सख्ती भी नहीं कर रहा था। पिछले 1 डेढ़ हफ्ते में इसका अंदाज काफी नरम था। बाकी मुलाजमों के साथ इसका लहजा वैसा ही था। वो आदतन सख्त मिजाज का था। इसे नरमी से बात करना शायद आता ही नहीं था, और ऐसे में मुलाजमा इसे घर से भागने की तरकीबें बता रही थी। इसने आगे से मुलाजमा को कोई जवाब नहीं दिया था, लेकिन वो हर वक्त कोशिश करती कि
किसी न किसी तरीके से इसे घर से भगा दे। इसके लबों पर हर वक्त यही एक सवाल होता जिसका जवाब असीर के पास हरगिज नहीं था। मुझे नहीं भागना, आप मुझे क्यों मजबूर कर रही हैं? वो अचानक से सवाल करने लगी तो मुलाजमा हड़बड़ा सी गई थी। मैं कहाँ तुम्हें मजबूर कर रही हूँ? मैं तो तुम्हें आसान हल और आसान रास्ता दिखा रही हूँ। किस तरह से तुम आसानी से यहाँ से जा सकती हो, अपनी बेहतरी सोच सकती हो, या सारी जिंदगी इस शख्स की गुलामी करने का इरादा है? क्या सारी जिंदगी इसके बिस्तर की रौनक बनती रहोगी, अपनी इज्जत अपनी आबरू लुटाती रहोगी? इसके निकाह में हूँ मैं, शोहर हैं वो मेरे, और शोहर अपनी बीवी की इज्जत नहीं लुटता। वो दहाड़ी थी जबकि इसके दहाड़ने पर मुलाजमा को हड़बड़ा कर रख दिया था, जिसने हर तरफ निगाहें घुमाई थी। अल्लाह अल्लाह, तुम तो गले ही पड़ रही हो। मैं तो तुम्हारी भलाई सोच रही थी, जो दिल में आए वो करो। असीर की ऊंची आवाज ने मुलाजमा को लम्हे में इसकी औकात याद दिला दी थी। इसकी ये दहाड़ अगर शाह सुन लेता तो मुलाजमा की चमड़ी उधेड़ कर रख देता। अगर इसे कानो कान खबर लग जाती कि वैसे घर से भगाने की कोशिश कर रही है तो वो इसे जिंदा जमीन में गाड़ देता, और वो जो अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए इसे घर से भगाने की तरकीब बता रही थी, लम्हे में मौत को अपने गले लगा लेती। जो दिल में आए वो करो, मेरा नाम कहीं लाने की जरूरत नहीं। मैं तो तुम्हारी भलाई सोच रही थी, सोचा तुम यहाँ तकलीफ में हो, लेकिन नहीं, तुम तो यहाँ मजे में हो। सच ही कहा है किसने, इस तरह के ऐश और शर छोड़कर कोई कहाँ जाता है? कल को अगर कोई बच्चा हो गया तो संतान का वारिस होगा। तुम्हारी तो ऐशें ही होंगी, ऐशें। वो कहकर बाहर भाग गई थी, जबकि असीर इसके लफ्जों पर बुरी तरह से सोच में पड़ गई थी। क्या वो इस इंसान की औलाद पैदा करेगी जो इसकी मासूमियत छीन चुका था? क्या वो इस शख्स की औलाद इस दुनिया में लाएगी जिसने इसकी जिंदगी तबाह कर दी थी? नहीं नहीं, वो ऐसे इंसान की औलाद इस दुनिया में नहीं ला सकती। क्या औकात होगी इस बच्चे की जो इसकी माँ की है? नहीं, वो इस इंसान का बच्चा पैदा नहीं करेगी। वो बस सोचकर रह गई थी, इसका सर दर्द से फटने लगा था। क्या तुम्हारी शादी इतनी जल्दी? जवेरिया परेशानी से कहने लगी थी, जबकि आशी मुस्कुरा दी। हाँ, असल में बहुत अच्छा रिश्ता है और मेरे घर वाले इस रिश्ते से इनकार नहीं करना चाहते, इसलिए उन्होंने कहा कि वो जल्दी शादी करेंगे। और वैसे भी मेरे पेपर्स होने वाले हैं, और फिर मेरा आगे बढ़ने का इरादा भी नहीं है। तो भी क्या यार, अभी तुम 19 की भी नहीं हुई। तुम्हें नहीं लगता कि शादी बहुत जल्दी हो रही है? लड़के की उम्र क्या है यार? मैंने तो सुना है कि जो अमीर लोग होते हैं वो बुढ़े होते हैं। जवेरिया ने अपनी तरफ से अंदाजा लगाया तो वो खिलकर हंसी थी। 24 का है, 5 साल बड़ा है मुझसे। 24 उम्र बताई है इसने, और मेरे ख्याल में इतना फर्क तो हो ही जाता है। घर में किसी को भी एतराज नहीं, सब लोग बहुत परेशान थे। तुम्हें तो पता ही है ना, इतने बड़े हादसे हो चुके हैं, कितने लोग चले गए। इस दौरान घर में कोई खुशी की तरकीब भी नहीं हुई। दादी लोग मंगनी करना चाहते थे, लेकिन इन लोगों ने कहा कि वो निकाह करेंगे। और सास ससुर ननंद, यार ये बड़े खतरनाक रिश्ते हैं, और तुम तो छोटी सी जान कैसे संभालोगी? जवेरिया परेशानी से कह रही थी। इससे ज्यादा तो आशी की शादी की फिक्र जवेरिया को होने लगी थी। ऐसा कुछ नहीं है, वो 2 भाई हैं, बड़े भाई की शादी नहीं हुई है अभी, और घर वाले इस रिश्ते के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। और मैं तुम्हें अपनी बात बताऊं तो अगर मेरे घर वालों को कोई इतराज नहीं तो मुझे भी इतराज नहीं है। मैं इस रिश्ते से इनकार इसलिए नहीं करना चाहती क्योंकि वो लड़का कोई आर्मी से रिलेटेड नहीं है। मैं इस आर्मी से कहीं दूर चली जाना चाहती हूँ। अजीब सी उलझन होती जा रही है मुझे इस यूनिफॉर्म वालों से। इनकी तरफ देखते हुए मुझे घुटन होने लगती है। इसीलिए मैं बहुत सोच समझ कर फैसला किया है। मैं ये शादी करना चाहती हूँ ताकि मैं अपने सर पर लगी इस आर्मी की तलवार को हटा सकूं। चाचा जान को इतराज था, वो इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहते थे, लेकिन दादी ने कहा कि अच्छे रिश्ते रोज रोज नहीं मिलते। हो सकता है ये रिश्ता हाथ से छूट जाए, और फिर अगर बाद में कोई रिश्ता आएगा भी तो वो आर्मी से रिलेटेड होगा, और मुझे किसी आर्मी वाले से शादी नहीं करनी, इसलिए मुझे इस रिश्ते पर कोई एतराज नहीं। यार वो तो मैं समझ सकती हूँ, लेकिन फिर भी तुमने लड़का देखा तक नहीं है, तस्वीर वगैरह तो देख लो ना, और मेरी मानो तो फोन पर एक बार बात भी कर लो, पता तो चले कि लड़का किस नेचर का है। आजकल के जमाने में ना बगैर मुलाकात की शादियां नहीं होती। तुम इसे जानती तक नहीं हो, तुमने तो इसे देखा तक नहीं है। जवेरिया ने इसे को नई सोच में डालना चाहा था। वो मेरे घर वालों की पसंद है, और जो मेरे घर वालों की पसंद है वो मुझे पसंद है। मेरे घर वाले मेरे लिए कोई गलत फैसला नहीं करेंगे। जवेरिया, उन्होंने मेरी ख्वाहिश की खातिर मेरे कितने रिश्ते ठुकरा दिए। पिछले 4 माह में 3 रिश्ते आए हैं जिनका ताल्लुक कहीं ना कहीं आर्मी से जुड़ा रहा है। मेरा एक दफा इनकार करने पर चाचा जाने दूसरी दफा मुझसे सवाल तक नहीं पूछा, और अब जब ये रिश्ता ही आर्मी से हट कर आया है तो इस पर इनकार करने की मेरे पास कोई वजह नहीं है। लड़का अच्छा खाता है, अच्छा कमाता है, लंबे चौड़े ससुराल की झंझट नहीं है। सबसे खास बात, इन लोगों को जहेज में कुछ भी नहीं चाहिए। मैं अपने चाचा पर बोझ नहीं बनना चाहती। मैं नहीं चाहती थी कि इनको मेरी शादी पर बहुत ज्यादा खर्चा करना पड़े। ठीक है, मेरे पापा की पेंशन आती है, वो अच्छे खासे पैसे होते हैं, लेकिन फिर भी मेरे चाचा की अपनी भी 3 बेटियां हैं। मैं अपने चाचा पर कोई बोझ नहीं बनना चाहती। वो इसका ध्यान मसीद बातों की तरफ दिलाने लगी तो जवेरिया ने इसके कितना हसार बनाया था। और ये हकीकत थी कि जिनके माँ बाप नहीं होते वो हर चीज सोचते हैं। बेशक इनके पास दुनिया की हर चीज मौजूद हो, लेकिन माँ बाप का ना होना हर चीज पर भारी होता है। तुमने बहुत अच्छा फैसला किया है, मुझे फख्र है तुम जैसी सहेली के होने पर। वो इसका गाल चूमते हुए किसी बड़ी बुरी औरत की तरह बोली तो आशी खुलकर हंसी थी। इसके दिमाग पर मुसलसल यही सोच सवार थी कि वो शाह का बच्चा पैदा नहीं करेगी। अगर कल को इसकी औलाद होगी तो क्या जिंदगी होगी इसकी? जैसे वो जी रही है वैसी जिंदगी? वो एक नापसंदीदा शख्स के साथ एक ऐसी जिंदगी गुजार रही थी जिसका कोई फ्यूचर था ही नहीं। ऐसे में अगर वो किसी बच्चे की माँ बन गई तो फिर इसके पास ये सब कुछ झेलने की एक बहुत बड़ी वजह हो जाएगी। वैसे तो शाह ने
वैसे तो शाह इसमें से अपनी औलाद नहीं चाहेगा, क्योंकि वो वनी थी, वो एक ऐसी औरत थी जिसे सिर्फ हवस पूरी की जाती है। लेकिन फिर भी अगर ये शख्स इसमें अपनी औलाद पैदा कर गया तो क्या होगा? वो अपनी मर्जी से दूसरी शादी करेगा और अपनी मनपसंद बीवी में से अपनी औलाद पैदा करेगा। ये तो वो जानती ही थी, और अगर ऐसा हुआ तो इसके बच्चे की क्या हैसियत होगी? वो एक ऐसे बच्चे को दुनिया में नहीं ला सकती थी जिसका कोई मकाम ना दिला सके। इसीलिए बेहतर था कि वो इन सब चीजों से दूर चली जाए, इससे पहले कि खुदा इस पर मेहरबान हो जाए। इसे बहुत दूर चले जाना चाहिए था। इस इंसान से वो मुलाजमा ठीक कहती थी, वो सिर्फ और सिर्फ इसके बिस्तर की रौनक थी और कुछ भी नहीं। और वो नहीं तैयार थी खुद को सारी जिंदगी के लिए इसकी रौनक बनाने पर। वो तैयार नहीं थी सारी जिंदगी अपनी इज्जत लुटाने पर। यह कैसा रिश्ता था जिसमें सिर्फ इस इंसान की मर्जी और पसंद अहमियत रखती थी। 3 महीने होने वाले थे इसे यहाँ पर, और अब तक ना तो इसका भाई मिला था और ना ही वो अपने माँ बाप से मिली थी। न जाने किस हाल में थे इसके माँ बाप। इसकी बूढ़ी माँ खुद ही रोटी नहीं बना सकती थी, बीमारी ने इसे लाकर कर दिया था। न जाने कैसे इसका बाप अपना और इसकी माँ का पेट पालता होगा। वो हमेशा अपनी माँ को कहा करती थी वो कभी शादी नहीं करेगी, अगर वो शादी करके चली जाएगी तो इसके माँ बाप को रोटी बनाकर कौन देगा। और इसका भाई इसे खूब तंग करता था, कहता था तुम जाओगी तो मैं अपनी बीवी को लेकर आऊंगा, वो रोटियां बनाया करेगी और हम खाया करेंगे, तुम्हारी कमी तो किसी को महसूस भी नहीं होगी। इस वक्त तो इन बातों पर बहुत चिढ़ती थी, बहुत नाराजगी का इजहार करती थी, यहाँ तक कि भाई को नोचने पर आ जाती वो क्यों जाए अपने घर से। इसे मंजूर ही नहीं थी ये सारी बातें, लेकिन वो कहाँ जानती थी कि इसे अपना घर भी छोड़ना पड़ेगा और फिर कभी वो अपने अपनों की शक्ल भी नहीं देख पाएगी। इसका दिल चाहा था कि वो फूट फूट कर रोए, चिल्लाए, इस हवेली की दोनों दीवार को अपना दर्द बताए, अपना दुख बताए कि वो किस अजियत से गुजर रही है। लेकिन फिर भी वो चुप थी, बिल्कुल खामोश। कौन था इसकी सुनने वाला? कौन था इसके दर्द को महसूस करने वाला, इसकी अजियतों को महसूस करने वाला? कोई भी तो नहीं था। यहाँ की दरो दीवार भी शाह की तरह सफाक, बेहस और पत्थर थी। कोई नहीं था इसकी आओ पकार सुनने वाला। दीवारों के साथ साथ टकराए खिड़की से नीचे की तरफ देख रही थी, जहां हवेली में लगा बड़ा सा फवारा हर तरफ पानी पे घेर रहा था। इसके बिल्कुल करीब ही 2 बतखें चल रही थी, बिल्कुल आज़ादी से अपनी मस्ती में मगन। इनको इस तरह से आज़ाद देखकर इसकी आंखों में आंसू चमकने लगे। काश वो भी आज़ाद हो सकती, काश वो भी शाह की कैद से रिहा हो सकती। वो सिर्फ सोच ही सकती थी और कुछ भी नहीं। ऐसी ख्वाहिशें करते हुए भी इसका नन्हा सा दिल कांपने लगता। वो कहाँ इसे आज़ाद करने वाला था? इसके नसीब में अब कोई आज़ादी नहीं लिखी थी, लेकिन वो एक कोशिश तो कर ही सकती थी। इसकी मुलाजमा की मदद से वो यहाँ से भाग सकती थी। वो अपने माँ बाप के लिए कोई मुसीबत ना बना दे। नहीं, वो अपने माँ बाप के पास जाने के बजाय खुद अपने भाई को ढूंढ सकती थी। इसने बहुत सोचा था इस बारे में। इसने अपनी जिंदगी के लिए कोई ना कोई फैसला करना था। आखिर कब तक वो इस कैद में रहेगी? कब तक वो ऐसी जिंदगी गुजारती रहेगी जिसमें सांस आना या ना आना कोई मायने नहीं रखता? हाँ, वो अपने लिए एक कोशिश जरूर करेगी। सिर्फ एक दफा वो इस तरह दीवार को तोड़कर यहाँ से निकलने की कोशिश जरूर करेगी। बस कहीं से खबर आने की देर थी कि इसका भाई और रूहा कहाँ है। तो शाह ने इस तरफ निकल जाना था और फिर इसके पास बहुत वक्त था। वो आराम और सुकून से एक प्लानिंग के तहत यहाँ से जाने का इरादा रखती थी। वो ज्यादा होशियार ना थी, लेकिन अपने लिए इसने ये कदम उठाने का फैसला कर लिया था। सिर्फ एक दफा इसने कोशिश जरूर करनी थी। बेशक नाकाम होने पर शायद से जान से मार डाले, और वैसे भी जिसे जिंदगी वो गुजार रही थी, इससे बेहतर था कि बसे जान से ही मार डाले, क्योंकि वो मर रही थी। इसे जीना नहीं कहते। इस शख्स की संगत में वो सुकून की एक सांस नहीं ले पाई थी। इसे अपने भाई पर यकीन था और वो यहाँ नहीं रहने वाली थी। वो जल्द से जल्द यहाँ से भाग जाने का इरादा रखती थी, और मुलाजमा ने इसे एक राह दिखाई थी जिस पर वो अमल करने वाली थी। वो दोनों गहरी नींद सो रहे थे जबकि अरताश का फोन मसलसल बज रहा था। इसने बदमजा होते हुए साइड पर पड़े अपने फोन को उठाया था, जबकि इसकी बाहों में इसकी शिद्दत से बेहाल परी परी विश इसके जागने पर उठकर बैठ गई थी, जबकि इसकी खुमार आलूद निगाहों ने इसे शर्म से निगाहें झुकाने पर मजबूर कर दिया था। वो हाथ बढ़ाकर फोन उठाता इसके कमरे में हाथ डालते हुए इसका सर अपने सीने से लगा चुका था। अपनी तमाम तर शर्म और हया समेत वो इसके सीने से आ लगी थी। हाँ दानिश, बोलो, हैरियत तो है ना? इस वक्त फोन क्यों किया? इतनी सुबह सुबह? इसने परेशानी से पूछा था। दानिश इसका अमेरिका में काम संभाल रहा था, और इसका इस तरह से सुबह सुबह फोन आना कोई मामूली बात हरगिज नहीं थी। यकीनन कोई परेशानी वाली ही बात थी। सर, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। यहाँ अमेरिका में आपके ऑफिस में अनलीगल कारोबार का केस कर दिया गया है। आप पर इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि आप यहाँ पर जो काम कर रहे हैं वो अनलीगल से, और अनलीगल तरीके से आप अमेरिका की चीजें पाकिस्तान भिजवा रहे हैं और पाकिस्तान की चीजें अमेरिका ला रहे हैं। सर, कल सुबह 10 बजे आपको यहाँ पर हाजिरी देने के आदेश जारी कर चुके हैं। केस बहुत बढ़ गया है, मुझसे संभाला नहीं जा रहा, आपको यहाँ आना होगा। दानिश इसे तफसील से बता रहा था, जबकि वो हैरत से सुन रहा था। इतना बड़ा केस इस पर कैसे बन सकता था? इसके सारे काम की डिटेल्स इसके पास मौजूद थी। वो हर चीज का सबूत रखता था, तो ऐसे में इतना बड़ा इल्जाम लगाना कोई मामूली बात हरगिज नहीं थी। यकीनन ये इसके दुश्मनों ने इसके खिलाफ साजिश की थी। अच्छा ये बताओ कि ये न्यूज लीक तो नहीं हुई? मेरा मतलब है किसी न्यूज चैनल पर, या फिर? सर, हर न्यूज़ चैनल पर यह खबर लीक हो चुकी है। यहाँ तक कि कुछ न्यूज़ चैनल तो इस खबर को टेलीकास्ट भी कर चुके हैं, लेकिन कुछ न्यूज़ चैनल्स ने मुझसे रिश्वत मांगी है कि मैं इस खबर को पॉजिटिव वे में शाये करवाऊं। अब आप बताएं कि क्या करना है मुझे? कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं ये सब कुछ हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ। आप प्लीज जल्द से जल्द यहाँ आ जाएं। दानिश काफी ज्यादा परेशान लग रहा था। तुम न्यूज़ चैनल पर खबर
तुम न्यूज़ चैनल पर यह खबर फैलने से रोको, मैं पहुंचता हूं वहां। परेशान मत हो, सारे न्यूज़ चैनल्स को मेरी तरफ से जितना हो सके इतना रिश्वत दो, इनके मुंह बंद करवाओ। ये मसला इतना बड़ा नहीं बनेगा जितना ये न्यूज़ कास्टर बड़ा बना देंगे। इस खबर को रोको, मैं जितना जल्दी हो सके वहां पहुंचता हूँ। वो बहुत परेशान लग रहा था जबकि परिविश हैरत से इसे देख रही थी। क्या हुआ, सब कुछ ठीक तो है ना? ज्यादा कोई बड़ा मसला हो गया है? परिविश ने परेशानी से पूछा था। हाँ, बहुत बड़ा मसला हो गया। मैं ऐसा करता हूँ, तुम्हें अपने फार्म हाउस में छोड़ रहा हूँ। जब मैं वापस आऊंगा तब तुम्हें अपने साथ हवेली लेकर जाऊंगा। खबर हर न्यूज़ चैनल पर फैल चुकी है, यकीनन पाकिस्तान में भी फैल जाएगी और फिर तुम्हें मेरे घर में देखकर हजार तरह के सवाल उठेंगे। मैं तुम्हें आज अपने फार्म हाउस पर छोड़ दूंगा, जब वापस आऊंगा तब तुम्हें अपने साथ हवेली लेकर जाऊंगा। असल में मैंने तुम्हें बताया था ना, हमारे खानदान में रिश्तेदार कम सामज़दा हैं और हमारे रिश्ते को बहुत बुरे तरीके से पेश करेंगे। हो सकता है इनकी बातों से तुम्हें हर्ट हो। मैं नहीं चाहता कि तुम फिलहाल अकेले में इन सवालों के जवाब देने के लिए छोड़ूं। वो इसका चेहरा नरमी से थामते हुए कहने लगा था। तो आप मुझे वापस वहीं छोड़ देना रेशम भाई के पास। मैं कौन सा किसी के सामने आती हूँ या फिर बेनकाब घूमती हूँ? मुझे कभी किसी ने देखा तक नहीं है। मैं वहां महफूज हूँ। रेशम भाई तो वैसे भी आपकी सारी बातें मानती हैं। इस तरह फार्म हाउस तक भी ऐसे न्यूज़ चैनल के लोग तो पहुंचना मुश्किल नहीं है। मैं आपके लिए बड़ी मुसीबत नहीं बनना चाहती। आप मुझे वापस वहीं छोड़ दें, जबकि जब आप वापस आएंगे तब मैं आपके साथ वापस आ जाऊंगी। वो बस इसके लिए आसानी करना चाहती थी, जबकि इसकी ये बात बिल्कुल ठीक थी। इसका फार्म हाउस कौन सी किसी से छुपा हुआ था? वो अकेले इस दुनिया वालों के जवाब देने के लिए नहीं छोड़ सकता था, लेकिन इसका दिल मुतमिन नहीं था इसे वापस इसी कोटे पर छोड़ने के लिए जहां से वो इसे निकाल कर लाया था। नहीं, वो जगह तुम्हारे काबिल नहीं है। वो इनकार कर गया था। आप मुझे मेरा मकाम और हैसियत बता चुके हैं। मैं कभी आपको शर्मिंदा नहीं करूंगी। मैंने बिना किसी नाम पहचान के वहां 2.5 साल इज्जत से गुजारे हैं। आप तो है मेरे पास, आप फिक्र ना करें, मैं हर चीज हैंडल कर लूंगी। कुछ ऐसे ही वो जैसे गारंटी दे रही थी, जबकि मुसलसल बजता अरताश का फोन इसे कोई बड़ा फैसला लेने पर मजबूर कर रहा था और यकीनन वो ऐसा करता भी नहीं अगर इसकी मजबूरी ना होती तो। वो अगली फ्लाइट से अमेरिका पहुंचा था और यहाँ आकर से पता चला था कि इसका मसला जरूरत से ज्यादा बढ़ चुका है। इस पर बहुत बेबुनियाद इल्जाम लगाए गए हैं, जिसके चक्कर में इसे जेल भी हो सकती है। वो अपने लिए किसी भी तरह का बड़ा मसला नहीं बनने दे सकता था। वो अपने आप को इस मुसीबत से निकालने के लिए फिलहाल कुछ भी सोच नहीं पा रहा था। इसकी लीगल टीम एक्शन ले रही थी। इस पर झूठा इल्जाम लगाने वाला कोई गैर नहीं बल्कि इसका अपना ही था, जो इसके खिलाफ साजिश कर रहा था। शक तो इससे पहले ही था, लेकिन अब तो इसे तैयाबों पर यकीन भी हो गया था और कोई तरीका ना मिला अपनी नाकामी को फेस करने का, तो इस पर इल्जाम लगाना शुरू कर दिया था उन्होंने। ताहिर शाह के 2 बेटे थे, फरहान शाह और इरफान शाह। उन्होंने जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही अपने दोनों बेटों को अपनी सारी जायदाद तकसीम कर दी थी। फरहान शाह कामयाबी में अपने भाई के अरफान शाह से थोड़े आगे निकले तो फरहान शाह ने इनके खिलाफ साजिशें करना शुरू कर दी थी। बाप के मरने के बाद दोनों में एक जंग सी छिड़ गई थी। फरहान शाह से अपनी नाकामी बर्दाश्त ना हुई तो उन्होंने साजिशें करना शुरू कर दी। इन्हीं साजिशों की नजर हुए फरहान शाह एक एक्सीडेंट में मौत को गले लगा गए थे। इस वक्त इनका बड़ा बेटा अरताज 17 साल का था, जबकि छोटा बेटा अखराज 15 साल का था। अरताज ने वो अपनी जहानत और काबिलियत से अपने बाप की मौत को कबूल किया और फिर अपने भाई के लिए इसका मजबूत सहारा बन गया था। इसने इरफान शाह की साजिशों का जवाब मुंह तोड़ कर दिया था, जबकि अरफान शाह ने अपनी सारी दौलत उठाकर इसकी चलपुसी करने में मसरूफ हो गए थे। अरताज ने इनका बिजनेस बनाने में न सिर्फ बहुत मदद की थी बल्कि हर मुमकिन कोशिश की थी कि वह इसके बाप के सगे भाई थे। इसने रिश्ता निभाना चाहा था, लेकिन वो लोग इस काबिल ही नहीं थे और आज वो एक दफा फिर से इनकी साजिश का शिकार हो गया था। बेशक इसने अपने ही आस्तीन में सांप पाला हुआ था। इसे आने वाले 3 महीने अमेरिका में ही गुजारने थे, जबकि इसे पीछे अब परिवेश की फिक्र होने लगी थी। इसे अपनी धड़कनों से ज्यादा करीब करके अपने दिल में बसाकर वो इतना फासला नहीं बना सकता था, लेकिन इस वक्त वो बहुत बड़े मसले का शिकार हो चुका था। वह अमेरिका छोड़कर पाकिस्तान तो क्या और किसी कंट्री में भी नहीं जा सकता था। इसका फोन जब्त कर लिया गया था, यहाँ तक कि वो बिना तहकीक के किसी को फोन भी नहीं कर सकता था, क्योंकि इस पर इल्जाम लगा था कि वो इनलीगल तरीके से पाकिस्तान से अमेरिका में नशे की अदवायत ला रहा है। फिलहाल कोई बड़ा सबूत न होने पर इसे जेल नहीं हुई थी, जिसके पीछे इसका बड़ा नाम भी शामिल था, लेकिन वो आजाद होकर भी अमेरिका में आने वाले 3 महीनों के लिए कैद हो चुका था। ऐसे में वो अखराज से भी राब्ता नहीं कर सकता था, क्योंकि वो फौज में था और ये चीज इसके लिए भी बड़ा मसला बना सकती थी। इसने अपनी टीम की मदद से अखराज तक सारी इन्फॉर्मेशन पहुंचा दी थी, जबकि वो भी मसला समझ चुका था, लेकिन परिविश तक अपना मसला पहुंचाना इसके लिए बहुत मुश्किल था। वो किसी तरह से इसे राब्ता करवाकर इसे न्यूज़ चैनल की जीनत नहीं बना सकता था, लेकिन 3 महीने तक इसे हर तरह का राब्ता खत्म कर देना ये इसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल था। वो मुझे आपसे कुछ बात करनी है। वो अपना काम खत्म करके बाहर निकली, जहां वो मुलाजमा बाहर से झाड़ू लगा रही थी। रात चलती तेज हवाओं ने सारे दरख्तों के पत्तों को झड़ने पर मजबूर कर दिया था। इस वक्त दरख्त निखरे निखरे लग रहे थे। सब पुराने पत्ते दरख्तों का साथ छोड़ गए थे, जिसकी वजह से जमीन पर काफी ज्यादा कचरा हो गया था। हाय बीबी जी, तुम्हें मुझसे क्या बात करनी है? मुलाजमा हैरत से देखने लगी थी। इसे ये छोटी सी लड़की समझ नहीं आई थी। वो दरअसल आपने कहा था ना कि मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए, आप मेरी मदद कर सकती हैं। आप ठीक कहती थी, मैं यहाँ नहीं रह सकती, यहाँ मेरी कोई जिंदगी नहीं है, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। आप प्लीज मुझे यहाँ से निकालें, मेरी मदद करें। शाह साईं को ऐसे ही कहें से
अब शाह साईं को ऐसे ही कहीं से अपनी बहन की कोई भनक लग गई तो वो हवेली से चले जाएंगे और इनके जाते ही आप मुझे यहाँ से निकालने में मेरी मदद करेंगी। देखिए, मैं आपको कुछ दे नहीं सकती और ना ही मेरे पास कुछ है सिवाय इस केस ने अपने गले में मौजूद लॉकेट की तरफ इशारा किया जो कुछ दिन पहले शाह ने बेहद मोहब्बत से गुर्बत के हसीन लम्हात में इसे पहनाया था। हाँ, सिर की नजर में इसकी कोई अहमियत नहीं थी। वो कौन सा इससे मोहब्बत करती थी, इसका होना इसके लिए अहमियत रखता था। चूंकि मुलाजमा की तो आंखें चमक गई थी इसके गले में लटके हसीन लॉकेट को देखकर। क्या वो ये लॉकेट इसे देने वाली थी? वो चमकती आंखों से इसके गले में पहने लॉकेट को देख रही थी। हाँ, मैं तुम्हारी मदद करूँगी, ज़रूर करूँ हाँ, मैं तुम्हारी मदद करूँगी, ज़रूर करूँगी। मैं तुम्हें यहाँ से निकालूँगी मेरी बच्ची। मुझसे तुम पर हुए ज़ुल्म नहीं देखे जाते। जब तुम तड़पती हो, रोती हो, इस जल्लाद की मार खाती हो, मेरा दिल खून के आंसू रोता है। मैं नहीं देख सकती तुम्हें इस तरह से तड़पते हुए, सिसकते हुए। मैं तुम्हारी मदद करूँगी मेरी बच्ची, मैं तुम्हें यहाँ से निकालूँगी। वो औरत जज़्बाती अंदाज़ में इसके हाथ थामते हुए बोलते असीर को जैसे एक उम्मीद मिली थी इस कैद से रिहाई हासिल करने के लिए, लेकिन वो कहाँ जाएगी कोई ठिकाना नहीं था इसका। वो बस यहीं कैद होकर रह गई थी। लेकिन अब वो और नहीं, बेशक इसे कोई ठिकाना नहीं था, लेकिन खुदा की ज़मीन छोटी तो न थी, इसे कहीं न कहीं तो चले ही जाना था। खुदा का कोई नेक इंसान तो इसकी मदद करेगा ना। बस वो फैसला कर चुकी थी इसे यहाँ नहीं रहना था, इसे यहाँ से जाना था और अब इसे यहाँ कोई नहीं रोक सकता था। वो शाह की कैद से आज़ाद होने वाली थी। बस अब इसे इंतजार था कि शाबिर शाह कब अपनी बहन की तलाश में हवेली से निकलेगा। मुलाजमा की तरफ से इसे इत्मीनान हो गया था कि वो इसकी मदद करेगी। बस वो एक दफ़ा यहाँ से निकल जाए तो शाह की पहुंच से बहुत दूर चली जाएगी, इतनी दूर कि वो शख्स कभी इसे ढूंढ नहीं पाएगा। बस एक दफ़ा वो इस कैद से आज़ाद हो जाए, वो अपने भाई को ढूंढ लेगी और कभी शख्स के पास वापस नहीं आएगी। इसे बस एक दफ़ा इस हवेली से निकलना था। आप ठीक तो है ना भाई? कोई मसला तो नहीं है ना? अगर आप कहें तो मैं वहाँ अमेरिका में आ जाता हूँ। मैं आपकी कुछ मदद तो कर सकूँगा ना? मैं आपकी कुछ मदद नहीं कर सकूँगा, हाँ, लेकिन आपके पास एक मजबूत सहारा तो होगा ना, इसके यकीन के साथ कि कोई हमेशा आपके साथ है। वो कान फ़ोन से लगाए इस वक़्त ऊँची पहाड़ी के करीब बैठा हुआ था। इसकी पोस्टिंग जिस जगह पर हुई थी वहाँ सर्विस का बहुत मसला था। सर्विस सिर्फ़ ऊँची पहाड़ी पर ही मिलती थी। अरे नहीं छोटे, तुम फ़िक्र मत करो। मैं ये मसला हल कर लूँगा, इतनी प्रॉब्लम नहीं है। तुम बस अपना ख़्याल रखना और राब्ते में रहना। मैं किसी को फ़ोन नहीं कर सकता, लेकिन तुम मुझे फ़ोन कर सकते हो। 3 महीने तक मैं ये जगह छोड़ नहीं सकता। पाकिस्तान आना मेरे लिए मुमकिन नहीं है, जिसकी वज़ह से तुम्हारी शादी भी अब लेट हो जाएगी। मैं चाहता था इस दफ़ा तुम छुट्टियाँ लेकर आओ तो शादी का मामला हल कर लेते हैं, लेकिन नहीं, मैं यहाँ पर बहुत बुरे तरीके से फँस चुका हूँ। हमारे अपने ही हमारे दुश्मन हैं। कितने अफ़सोस की बात है कि हमने अपने ही आस्तीन में सांप पाल कर रखे थे, लेकिन वक़्त हमारा साथ देगा। मैं 3 महीने के अंदर ही अपनी कंपनी को हर तरह के इल्ज़ाम से बरी करवा लूँगा। मेरे पास हर तरह की रसीद मौजूद है, कोई भी मुझ पर बेबुनियाद इल्ज़ाम नहीं लगा सकता। हमारी कंपनी को बदनाम करने की साज़िश की गई है, लेकिन मैं इन लोगों को इस साज़िश का मुँह तोड़ जवाब दूँगा। वो पुरज़्म लहज़े में बोला था, जबकि अख़राज़ जानता था कि इसका भाई सच्चा है। सारी दुनिया भी अगर इसके भाई के खिलाफ़ हो जाए तो भी इसने अपने भाई का साथ देना था, क्योंकि इसका भाई कभी गलत हो ही नहीं सकता था। भाई, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इंशाअल्लाह ये लोग अपने अंजाम तक पहुँचेंगे, लेकिन आप अपना ख़्याल रखिएगा और प्लीज़ मुझे अपने बारे में इन्फ़ॉर्म करते रहिएगा। वो फ़ोन रखने से पहले इसे हिदायत दे रहा था, जबकि अय्ताश इसकी फ़िक्र पर मुस्कुरा दिया था। तुम भी अपना ख़्याल रखना, ये केस हल हो जाए तो तुम्हारी शादी धूमधाम से करूँगा। इस बात पर अख़लास मुस्कुराया था, जबकि मज़ीद 1-2 बातें करने के बाद फ़ोन बंद करता हुआ एक दफ़ा फिर से अपने मसलों पर नज़रसानी करने लगा। तुम्हें पक्का यकीन है वो लोग इसी होटल में हैं? देखो, मैं बार-बार चक्कर काट कर अब थक चुका हूँ। मुझे ठीक और क्लियर इन्फॉर्मेशन दो। अगर वो इस होटल में है तभी मैं वहाँ आऊँगा। बहुत हो चुका। मैं अपने सारे काम-काज छोड़कर रूहा के पीछे लगा हूँ और यहाँ मेरे नुकसान हो रहा है। जितना नुकसान मैं उठा रहा हूँ, वो आगे जाके मेरे लिए बहुत मुसीबत बना सकता है। इसीलिए जब तक तुम्हें क्लियर इन्फॉर्मेशन ना मिले तब तक मुझे फ़ोन मत करना। तकरीबन 10 के दिन गुज़र चुके थे। इन 10 दिनों में शाह अपने सियासी कामों में मसरूफ़ हो चुका था। वो कहीं नहीं जा रहा था। रूहा की कोई खबर नहीं मिल रही थी और दूसरी तरफ असीर मुसलसल इंतज़ार में थी कि शाह कब इस हवेली से निकलेगा। असीर पूरा-पूरा प्लान बना चुकी थी, लेकिन हवेली से निकलना इसके लिए आसान नहीं था, क्योंकि शाबिर अगर हवेली से बाहर जाता भी तो ज़्यादा से ज़्यादा 8-9 घंटों के अंदर इसकी वापसी हो जाती थी और इन 8-9 घंटों में वो इसके पहुँच से ज़्यादा दूर नहीं जा सकती थी। इसीलिए वो इंतज़ार कर रही थी कि शायद कुछ दिनों के लिए ही कहीं आगे पीछे जाएगा, तब ही वो हवेली से निकलने की जसारत करेगी। और आज इसे काफ़ी दिनों के बाद फ़ोन आया था। वो कमरे के अंदर ही इसकी क वो कमरे के अंदर ही इसके कपड़े तय करती, पूरी तरह से इसके फ़ोन पर होने वाली गुफ्तगू की तरफ मुतवज्जो थी। वो चाहती थी कि शाबिर एक बार हवेली से जाए, तब ही वो इसका काम आसान हो सकता था। ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि इस दफ़ा हम नाकाम नहीं होंगे, तो ही मैं वहाँ पर आऊँगा। लाहौर मेरी पहुँच से ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन इन्फॉर्मेशन पक्की होनी चाहिए। अगर इस दफ़ा मुझे रूहा और इसका वो आशिक नहीं मिला, तो मैं तुम्हें गोली मारकर ख़त्म कर दूँगा। वो गुस्से से दहाड़ रहा था, जबकि अपना काम ख़त्म करती हुए इसकी दहाड़ पर बुरी तरह से लर्ज़ी थी। काम ख़त्म करने के बाद इसने एक नज़र बेड की तरफ देखा था, जहाँ वो सारे कपड़े तय करने के बाद अब अलमारी में रख रही थी। सुनो बीवी, मेरे कुछ कपड़े पैक कर दो, मुझे लाहौर के लिए निकलना है। बल्कि ऐसा करो, मेरे साथ अपने भी कुछ जोड़े रख लो, दोनों चलते हैं, इसी बहाने हनीमून हो जाएगा। शाबिर ने जैसे इसके सर पर बम फोड़ा था। जी मैं वो घबराए हुए उसे देखने लगी तो वो हल्का सा मुस्कुराया। हाँ, तुम दोनों चलते हैं, एंजॉय करेंगे। वैसे भी मेरे बगैर यहाँ हवेली में रहकर क्या करोगी?
तो मेरे साथ ही चलो। वो उठकर इसके पास आता, आहिस्ता से इसके गाल थपथपाता मुस्कुराते हुए कमरे से बाहर निकल गया था, जबकि असीर परेशान सी बेड पर बैठ गई थी। वो ऐसा कैसे कर सकती थी? अगर वो इसके साथ चली जाती तो वो यहाँ से कभी नहीं निकल पाती, लेकिन वो इससे इनकार कैसे करे? वो तो इसके सामने बात तक करते हुए कांपती थी, और अगर इसके इनकार करने पर इसने इसे मारा तो वो परेशानी से अपने मसले का हल ढूंढने लगी थी। लेकिन इसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। शाह को मुंह पर इनकार करना बहुत मुश्किल था, लेकिन वो इसके साथ जा भी नहीं सकती थी, क्योंकि वो तो इसकी पहुंच से दूर जाने का इरादा रखती थी। सर मैंने आपके कहने पर पाकिस्तान में अपने सर मैंने आपके कहने पर पाकिस्तान में अपने एक एतबार के बंदे को फोन करके इस कोटे पर जाने के लिए कहा था। आपका पैगाम रेशम भाई तक पहुंचाना बहुत मुश्किल है, मैं किसी को भी अपने एतबार में नहीं ले पा रहा हूँ सर। जब मैं पीसीओ जा रहा था तब कुछ लोग मेरा पीछा कर रहे थे, मैं ज्यादा देर बात नहीं कर सका, लेकिन जैसे ही पीसीओ से निकला तो यूनिफॉर्म गार्ड्स मेरे बाहर निकलते ही इस पीसीओ के अंदर चले गए, और वहां पर उन्होंने मेरी आखिरी नंबर रिडायल करके चेक किया था कि मैंने किसको फोन किया है, और मुझसे इस चीज की तफसील भी मांगी गई। इस वक्त तो मैंने कह दिया कि मैं अपनी फैमिली से बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उन्होंने कहा है कि मैं भी किसी तरह की गैर कानूनी हरकत नहीं कर सकता, क्योंकि मैं आपका पर्सनल सेक्रेटरी हूँ, और मेरी भी हर हरकत पर नजर रखी जाएगी। वो इसे तफसील से बता रहा था, जबकि अवतार सर थम कर रह गया था। कितना मुश्किल हो गया था परी से रब्ता करना। कोई तरीका ही नहीं मिल रहा था जिससे वो परिविश तक अपना पैगाम पहुंचा पाए। वो परिविश को इन मामला से दूर रखना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि वो किसी भी तरह की परेशानी का शिकार हो, लेकिन इस लेकिन इसका इस तरह से पूरी तरह से राब्ता खत्म कर देना परी की नजर में इसे बेवफा साबित कर रहा था। लेकिन वो इसे कैसे बताता कि वो बेवफा नहीं बल्कि मजबूर है। इस पर गद्दारी के इल्जामात लगाए जा रहे हैं। अमेरिका से पाकिस्तान ड्रग्स स्मगल करना और फिर पाकिस्तान से अमेरिका ड्रग्स सब स्मगलिंग का इल्जाम इसे अपने ही मुल्क का गद्दार साबित कर रहा था, और अगर इसका ये जुर्म साबित हो जाता तो न सिर्फ इसकी कंपनी बैन होती बल्कि वो सारी जिंदगी के लिए जेल में फंस सकता था। लेकिन वो परिवेश को अपनी कंडीशन किस तरह से बताए, वो इसे कैसे बताए कि वो कितना मजबूर है। पैकिंग कर ली तुमने? चलने की तैयारी है ना? हम सुबह 4 बजे यहाँ से निकलेंगे। तुम तो जाग ही रही होती हो ना, मुझे भी जगा देना। वो कमरे में वापस आया तो वो बेड पर बैठी हुई अब तक इसकी सोचें इसी चीज पर अटकी हुई थी कि वह कैसे शाह को इनकार करे इसके साथ जाने पर। जी जी, वो उठकर खड़ी होती काफी बौखलाई हुई थी। इसके घबराए हुए अंदाज पर शाविर मुस्कुराते इसके करीब आता, बिल्कुल इसके साथ आ रुका था। इसका चेहरा झुका हुआ था। इसका कद शाह के कद से काफी कम था। वो इसके सीने तक आती थी। शाविर ने आहिस्ता से इसकी थोड़ी के नीचे अपनी 2 उंगलियां रखते हुए इसके चेहरे को ऊपर उठाया था। पैकिंग हो गई? वो आहिस्ता से इसकी थोड़ी को रब करता इसके लबों के किनारों पर अपना अंगूठा फेर रहा था, जबकि इसका अंदाज बेइंतहा नरम था, और उसकी ये नरमी सिर के इर्द गिर्द खतरे की घंटी बजा रही थी। जी, वो बड़ी मुश्किल से थूक निकलते हुए बोल पाई थी, जबकि इसका लरजता वजूद शाबिर को अजीब से गिल्ट में मुब्तला कर गया था। वो इसे अपने आप से इतना खौफजदा कर चुका था कि वो इसकी तरफ देख तक नहीं पाती थी। वो बात करते हुए कांपती थी। इसके पास आने पर वो लरजती थी। वो कितना डर चुकी थी इससे, तो इसमें इस तरह से कांपने वाली कौन सी बात है? मेरा काम तो कर दिया तुमने, अब तुम इस तरह से डर कर मुझे ये सोचने पर मजबूर कर रही हो कि तुमने कुछ गलत किया है। वो इसका चेहरा देखते हुए बोला तो इसने बड़ी मासूमियत से खौफ से आंखें फैलाकर नफी में सर हिलाया था, जबकि इसके अंदाज ने शाह को कहका लगाने पर मजबूर कर दिया था। वो बहुत मासूम थी, और इस बात का एहसास शाबिर को बहुत अच्छे तरीके से हो गया था। वो लड़की इतनी सख्तियों के काबिल हरगिज ना थी। वो बहुत प्यारी सी थी। वो एक बेकसूर इंसान को अपने बदले की भेंट चढ़ा रहा था। इसने आस्ते से इसके नाजुक से वजूद को थाम कर अपने सीने में बेचा था, जबकि इसकी यह हरकत असीर को मजीद कांपने पर मजबूर कर गई। वो इसे अपने साथ लगाता इसके कांपते वजूद को खुद के साथ लपेट गया था। बहुत हास हो गई हो तुम, अब तुम्हारे बगैर रहा नहीं जाता। वो इसे अपने सीने से निकालता इसके लबों को बड़ी नरमी से चूमने लगा था। इसके अंदाज में नरमी थी। वो बेहद चाहत से छू रहा था, जैसे वो बेहद अनमोल हो, बेहद नाजुक सी हो। इसका अंदाज इतना नरम और गर्म था जैसे वो कोई कांच की गुड़िया हो, और इसकी सख्ती से छूने पर वो टूट जाएगी। वो पूरी तरह से मदहोश होता इसके चेहरे के एक नक्श को चूमने लगा था। जब जब वो इसके सीने पर हाथ रखते इसे खुद से दूर कर गई थी। इसका यूं दूर जाना इसे अच्छा नहीं लगा था। आपका तौलिया रखना भूल गई, वो कहकर फौरन अपना हाथ छुड़ाती वॉशरूम की तरफ भाग गई थी, जबकि इसके बहाने पर शावी से लब मुस्कुराया था। इसके कदमों की लड़खड़ाहट महसूस करते हुए इसके दिल की धड़कनें हलचल मचाने लगी थी। थोड़ी देर में वो वॉशरूम से बाहर निकली तो इसके हाथ में इसका टॉवल था, जिसे इसने सोफे पर रखे छोटे से बैग में डाला था। इतना सामान पैक कर लिया था? अपना सामान पैक कर लिया ना तुमने? वो बेड पर बैठा इसकी हरकत एंजॉय कर रहा था, करते हुए पूछने लगा। जी अभी नहीं किया, अब करूंगी, वो कांपते हुए लहजे में बोली थी। अच्छा रहने दो, अचानक से बोला तो इसकी आंखों में एक चमक सी आई थी कि वो इसे अपने साथ लेकर नहीं जा रहा था। मैं तुम्हें वहां से शॉपिंग करवा दूंगा, सब कुछ नया ले लेना, कोई जरूरत नहीं है पैकिंग में वक्त बर्बाद करने की। वो इसकी उम्मीदों पर पानी फेरते हुए बोला था, जबकि वो खामोशी से सर झुका गई थी। इसे कोई बहाना समझ में नहीं आ रहा था। वो कैसे इनकार करे, क्या कहे, इसे किस तरह से अपना आप बचाए इस शख्स से। वो इसे अपने साथ लेकर जा रहा था। अगर वो इसके साथ चली जाती तो शायद ये मौका दोबारा ना मिलता। अगर इसकी बहन रूहा इसे मिल जाती तो वो सारी जिंदगी के लिए इस शख्स के साथ कैद हो जाती। इसे कैसे भी करके इसके साथ नहीं जाना था, लेकिन वो ऐसा क्या करे जिसे वो इसे अपने साथ लेकर ना जाए। इसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जबकि शाह बिल्कुल परसुकून सा बेड पर लेटा किसी से फोन पर बात कर रहा था। तुम्हारा आशिक कहाँ गया? परिविश जब से वापस आई थी
जब से वापस आई हो वो तो आया ही नहीं। कहीं तुम पर इतना पैसा लगाकर तुम्हें सिर्फ एक रात के लिए तो नहीं लेकर गया था। एक ही रात में दिल भर गया इसका, और तुम्हें यहाँ छोड़ गया। कितने दिन गुजार चुके हैं, साहब ने तो खबर तक न ली, बल्कि फोन तक न किया तुम्हें। वैसे मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगी, तुमने एक ही रात में करोड़ों कमाया है, लेकिन फिर भी आगे की जिंदगी के बारे में तुम्हें कुछ तो सोचना ही होगा। इसलिए मैं कह रही हूँ कि अगर तुम्हारा बहुत बड़ा मुचरा रखवाती हूँ अगले महीने तक, जिसमें तुम्हारी मुंह दिखाई भी करेंगे। रेशम भाई इसके कमरे में आते हुए कहने लगी, जबकि इसकी बात पर बड़ी विश गुस्से से पागल हो गई थी। दिमाग खराब है आपका? आपको समझ में नहीं आ रही मैं क्या कह रही हूँ? निकाह करके गया है वो मुझसे, धोखा नहीं दे सकता वो मुझे। मजबूर थे, वापस लौट कर आएंगे, और पैसे भी उन्होंने मुझे हमेशा के लिए खरीदा है। आप मुझसे इस तरह की बात करने का कोई हक नहीं रखती। अगर आप पर बोझ हूँ तो चली जाती हूँ यहाँ से। वो चिल्लाते हुए बोली थी कि रेशम भाई इसका अंदाज देखकर बौखला कर रह गई थी। अरे मेरी बच्ची, मैं तुझे समझा रही हूँ, ऐसे अमीरजादों के लिए निकाह कोई अहमियत नहीं होती। ये तो सिर्फ एतबार जीतने के लिए निकाह करते हैं। इसने भी सिर्फ तेरा एतबार जीतने के लिए ही निकाह किया था। वो इसके सामने खड़ी से समझा रही थी, क्योंकि इस वक्त परी जितने गुस्से में थी, यकीन वो कुछ भी कर सकती थी, और वो वैसे भी इसके गुस्से के जौहर वो दिखा ही चुकी थी। वो पहले ही एक इंसान को जान से खत्म करते करते रह गई थी। बस कर दे रेशम भाई, अगर इसका मकसद सिर्फ जिस्म तक रसाई हासिल करना होता तो वो मुझे खरीद कर दे गया था। करोड़ों करोड़ों में वो आपको रकम देकर मुझे यहाँ से लेकर गया था। इसे मुझसे निकाह करने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन वो मुझसे बहुत मोहब्बत का दावा करता है। इस मोहब्बत ने इसे मजबूर किया था मुझसे निकाह करने के लिए। मैंने नहीं कहा था कि वो मुझसे निकाह करो, और ना ही मैं खुद को इतना खुशकिस्मत समझती हूँ कि मेरा कोई शहजादा आकर मुझे अपने निकाह में लेकर मुझे शहजादी बनाएगा। यहाँ से ले जाते ही इसने मुझसे कहा था कि वो मुझसे निकाह करना चाहता है, और वो मुझे इस कोठे से लेकर भी इसी मकसद से गया था। मेरी खुशी की कोई इंतहा नहीं थी। इस इंसान ने मुझे अपना नाम दिया। एक तवाइफ को एक कोठे पर नाचने वाली औरत को इसने अपनी इज्जत बनाया, और आप कहती हैं कि वो सिर्फ धोखा दे रहा था। अरे इसको क्या जरूरत थी धोखा देने की? क्या मैं इसके करोड़ों की रकम इसके साथ एक रात गुजारकर अदा नहीं कर सकती थी? वो मुझे हमेशा के लिए लेकर गया था। अगर इसे मेरा जिस्म ही चाहिए होता तो क्या मुश्किल था इसके लिए ये सब कुछ? वो गुस्से से पागल होते हुए बोल रही थी। रेशम बाई से मजीद एक लफ्ज ना बोला गया था। वो निकाह कर चुका था, फिर भी इसे एक रात में इसे यहाँ पर छोड़कर गया था। और क्या वजह थी कि वो 15 दिन से लौट कर नहीं आया था? वो इसे करोड़ों में खरीद कर गया था हमेशा के लिए, तो यकीनन सिर्फ एक रात के लिए तो हरगिज लेकर नहीं गया था। तो फिर क्या वजह थी कि वो गायब हो गया था? क्या इस पर कोई मुसीबत टूट पड़ी थी, या कोई मजबूरी से इस तरफ आने नहीं दे रही थी? तकरीबन आज 17 दिन गुजर चुके थे, और अताशा की कोई खैर खबर तक इस तक नहीं पहुंची थी। वजह क्या थी? कहाँ रह गया था वो इंसान? परिविश के साथ साथ ये सोचा रेशम भाई की भी थी। वो भी इसके वापस आने का इंतजार कर रही थी। सुबह फजर के टाइम पर वो जाग रही थी। इसमें इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो शाबिर को जगाए। वो शाबिर को जगाती तो शाबिर से अपने साथ लेकर जाता, और फिर वो हमेशा के लिए वो यहाँ कैद हो जाती। इसे यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। वो एक नजर शाबिर को देखती कमरे से बाहर निकल गई थी, जब सामने से ही इसे मुलाजमा की सफाई करती हुई नजर आई थी। वो सबसे छुपते छुपाते सीधी इसके सर पर सवार हुई थी, क्योंकि मुलाजमा ने इसे कहा था कि वो सबके सामने इस तरह राजदाना अंदाज में से बातें ना करे, क्योंकि वो फंस सकती है। इसके जाने के बाद शावेरी से जान से मार डालेगा, और वो हरगिज अपनी मसीहा को किसी भी मुसीबत में नहीं डालना चाहती थी। शाह साईं मुझे अपने साथ लेकर जाना चाहते हैं लाहौर। वो चाहते हैं कि जितने दिन वो लाहौर में रहें, मैं भी इनके साथ रहूं। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा क्या करूं मैं। मुझे फजर में इनको जगाना था। अगर मैं इनके साथ चली जाऊंगी तो हवेली से कभी नहीं निकल पाऊंगी। मैं क्या करूं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। प्लीज मेरी मदद करें। वो मुलाजमा को देखते हुए कहने लगी थी। इसकी हालत ऐसी थी कि अभी रो देगी। मुलाजमा ने इसे देखा और फिर हाँ में सर हिला दिया था। बेबी तुम तो अच्छी खासी फंसी हो यहाँ पर। खैर मैं तुम्हारी कुछ मदद करती हूँ। तुम ऐसा करो, जाकर शाह साईं को जगाओ। थोड़ी देर में मेरे कमरे में आकर कोई ना कोई बहाना बनाकर तुम्हें यहाँ रोकने की कोशिश करती हूँ। ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। हो सकता है शाह साईं इस दफा अपनी बहन को ढूंढने में कामयाब हो जाएं, फिर तो तुम हमेशा के लिए यहाँ पर फंस जाओगी। इसी दफा कुछ ना कुछ ऐसा करना होगा कि तुम्हें यहाँ से निकाला जा सके। अगर शाह साईं तुम्हें अपने साथ लेकर गए ना, तो फिर तो समझो तुम्हारी उम्र कैद शुरू हो गई। वो इसे मजीद डराते हुए बोली थी, जबकि असी तो इसके सामने हाथ बांध चुकी थी। नहीं, मुझे यहाँ पर नहीं रहना। प्लीज आप मेरी मदद करें। प्लीज कुछ ऐसा करें कि शाह मुझे यहाँ ही छोड़कर चले जाएं। वो तकरीबन बस रो देने को थी। अरे अरे बीबी, मैं तो कह रही हूँ ना, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। आप बस करो, परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम जाओ शाह साईं को जगाओ, तब तक मैं कोई ना कोई बहाना तैयार करती हूँ। वैसे भेजते हुए बोली थी, जबकि असीर अपना चेहरा साफ करते वापस कमरे की तरफ चली गई थी। अब पता नहीं मुलाजमा ने किस तरह से इसकी मदद करनी थी, लेकिन इसके लिए इतना ही काफी था कि बस की मदद करने के लिए हाथ पैर मार रही थी। वो आहिस्ता से शाह के कंधे पर हाथ रखती से जगा रही थी, जबकि अपने बेहद करीब इस नाजुक से वजूद को महसूस करके शाबिर मुस्कुराया था, और फिर एक झटके में इसका बाजू खींचकर इसे अपने ऊपर गिराता हुआ करवट बदलता इसे अपने नीचे कर चुका था। इसकी इस हरकत पर वो बौखला कर रह गई थी। इसे हरगिज उम्मीद ना थी कि शाबिर इस तरह की कोई हरकत करेगा। मैं चाहता हूँ कि तुम रोज मुझे सुबह ऐसे ही मोहब्बत से जगाओ, और मैं ना जागूं तो तुम मुझे अपने खूबसूरत लम्ह से रोशनास करवाते हुए मेरी नींदों को मुझसे दूर भगा दो। वो इसके चेहरे को देखते हुए मदहोश लहजे में बोला था, जबकि इसका लहजा इसे खौफ में मुब्तला कर रहा था। इसके खौफ को अहमियत दिए बगैर वो उसके लबों पर झुकते हुए अपनी बेबाक जुसारत से अंजाम देने लगा था। इसके लबों को छूता वो इसके चेहरे के
चेहरे के एक एक नक्श को चूमता अपनी बेकरार धड़कनों को सुकून देने लगा था, जब अचानक दरवाजे पर दस्तक दिए बगैर मुलाजमा तेजी से अंदर दाखिल हुई थी। इसके इस तरह से आने पर जहां इसकी नीचे दबी आसिर घबराकर इसकी पनाहों से आजाद होने की कोशिश करने लगी थी, वहीं मुलाजमा शाह की आंखों में गुस्सा देखती कमरे से बाहर भाग गई थी। वो इसके ऊपर से नहीं उठा था और न ही से अपनी बाहों से आजाद किया था। बदतमीज औरतें, इन्हें सर पर चढ़ाया हुआ है तुमने। वो इस तरह कमरे में कैसे आ गई? तुमने इस औरत को खुद के साथ कुछ ज्यादा ही फ्री करके रखा हुआ है। बात करो इससे, आज के बाद ये तुम्हारे आसपास भी नजर आई ना तो कत्ल कर दूंगा इसका। वो गुस्से से घूरते हुए अपने खराब मूड का असर इस पर छोड़ता इसके करीब से उठा था। नजर है मेरी तुम पर, आजकल इसके साथ उठती बैठती हो। आखिर ये औरत तुम्हारे इतने पास क्यों रहती है? हर वक्त तुमसे बातें कर रही होती है, कभी एक कोने में कभी दूसरे कोने में। ऐसी कौन सी राजदाना बातें होती हैं जो तुम लोग इस अंदाज में करती हो? मुझे भी तो पता चले। वो अपनी शर्ट पहनते हुए इससे सवाल का जवाब करने लगा था, जबकि असीर का तो घबराहट से मानो सांस रुकने लगी थी। कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं, बस वो मुझे घरदारी बताती हैं। घर किस तरह से संभाला जाता है, किस तरह सब कुछ देखा जाता है, नौकरों से किस तरह से बात की जाती है। मुझे कहाँ आता है ये सब कुछ? मैंने तो कभी अपने इर्द गिर्द नौकर देखे ही नहीं है। तो वो मुझे सिखाती रहती हैं और मेरी मदद करती हैं। वो बहुत अच्छी हैं, आप इन्हें कुछ भी मत कहिएगा, वो बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। इसने लड़से लहजे पर काबू पाते हुए इसे समझाना चाहा था। अरे मैं इसे कुछ क्यों कहूँगा? मुझे क्या ज़रूरत है इन 2 टके के लोगों के मुँह लगने की? तुम्हें भी इसे सर पर चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। जो भी सीखना है मुझसे सीखो। मैं तुम्हें ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकता हूँ कि तुम्हें इस हवेली में किस तरह से रहना है। वैसे क्या तुम्हें ये शौहर को खुश रखने के तरीके भी सिखाती है? अगर हाँ, तो तुम तो इसमें फ़ेल हो गई हो, क्योंकि तुम तो मुझे खुश रखने की कोई भी कोशिश नहीं की है। हमेशा मुझसे दूर भागती रहती हो और तुम्हारा इस तरह से मुझसे दूर भागना तुम्हें जल्द ही किसी बड़ी मुसीबत में डाल सकता है। जब मेरे जज़्बात मेरे काबू से बाहर होते हैं ना, तब शाबिर शाह भी अपने काबू से बाहर हो जाता है और फिर सामने वाले का क्या हाल करता है, ये तो तकरीबन पिछले 3 महीनों से तुम समझ ही चुकी हो। वह इसके चेहरे पर अपनी उँगली ट्रेस करता बड़ी बेबाकी से कह रहा था। खैर, इन चीज़ों पर ध्यान देने से बेहतर है अपने शौहर पर ध्यान दो। अपने शौहर को खुश रखना सीखो। फ़िज़ूल में तुम्हें कोनों में खड़ी मुलाज़मत से सरगोशियाँ करते हुए ना देखूँ, वरना बहुत बुरे तरीके से पेश आऊँगा। वो मुलाज़मा है, इसे मुलाज़मा बनाकर रखो, सहेली बनाने की ज़रूरत नहीं है। वो इसे सख्ती से वार्न कर रहा था। जबकि वो सिर्फ हाँ जबकि वो सिर्फ हाँ में सर हिला गई थी। पता नहीं मुलाज़मा कमरे में क्यों आई थी? शायद वो उसे कोई आइडिया देने आई थी। शायद वो कोई बहाना तलाश कर चुकी थी इसे रोकने का, लेकिन अब तो शाह बहुत गुस्से में था। शायद शाह अब इसकी शक्ल तक देखना पसंद ना करता। इसकी बात सुनना तो बहुत दूर की बात थी, लेकिन इसे कैसे भी करके लाहौर नहीं जाना था। अगर वो लाहौर जाएगी तो फँस जाएगी। इसे बस इसी बात को अपने ज़हन में रखना था कि इसकी आज़ादी लाहौर ना जाने में ही थी और वो अपनी आज़ादी के लिए इस वक़्त अपनी जान तक देने को तैयार थी। जल्दी से तैयार हो जाओ, फिर हमें निकलना है। मैं चाहता हूँ कि हम शाम तक लाहौर पहुँच जाएँ। वो इसकी तरफ देखते हुए बोला तो असी ने बिना किसी तरह का बहाना बनाए हाँ में सर हिलाया था। इसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, वो बुरी तरह से फँस चुकी थी। शायद से हर हाल में अपने साथ ले जाने पर बाज़िद था। बिना कुछ भी कहे अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में बंद हो गई। लेकिन ज़हन में बस एक ही चीज़ चल रही थी कि वह ऐसा क्या करे कि शाबिर खुद ही इसे अपने साथ ले जाने से इनकार कर दे। लेकिन इसका ज़हन फिर बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। अपने नंबर पर अनजान नंबर से कॉल आती देखकर अंशा परेशान हुई थी। इसे भला कौन फ़ोन कर सकता था? इसका तो किसी के पास नंबर भी नहीं था और ना ही वो अपना नंबर किसी को देती थी सिवाय जवेरिया के। इसका नंबर किसी के पास नहीं था। इसे समझ में नहीं आ रहा था कि फ़ोन उठाए या इग्नोर कर दे। बहुत सोचने के बाद आखिर इसने फ़ोन उठाने का फ़ैसला किया था, लेकिन फ़ोन उठाते हुए कान से लगाने के बाद वो कुछ बोली नहीं थी। हो सकता है कोई रॉन्ग नंबर हो, और आजकल रॉन्ग नंबर पर लड़कियों की आवाज़ें सुनते ही लड़के पीछे पड़ जाते हैं। वो फ़ोन कान से लगाए काफ़ी देर दूसरी तरफ से बोलने का इंतज़ार करती रही थी, जबकि दूसरी तरफ से भी इसी चीज़ का इंतज़ार किया जा रहा था। अस्सलाम वालेकुम, क्या मैं इंशा उर्फ़ आशी से बात कर सकता हूँ? दूसरी तरफ से इसे आवाज़ सुनाई दी थी, जबकि अपना नाम सुनकर वह परेशान हुई थी। फ़ोन की दूसरी तरफ जो भी था वो इसे काफ़ी अच्छी तरीके से जानता था और इसके नाम से भी वाकिफ़ था, बल्कि निक नेम से भी वाकिफ़ था। इसने थूक निकलते हुए बात करने का फ़ैसला किया था। वो जानना चाहती थी कि आखिर ये अनजान शख्स कौन था जो इसके नंबर पर फ़ोन करते हुए इसी से बात करना चाह रहा था। वालेकुम अस्सलाम जी, मैं बात कर रही हूँ। आप कौन हैं और आपको मेरा नंबर किसने दिया? वो सीधा मुद्दे पर आई थी। शुक्र है आपकी आवाज़ सुनना तो नसीब हुआ। जनाब, हम आपके मंगेतर होने का शर्फ़ हासिल कर चुके हैं और आपका नंबर मुझे आपकी चाची मोहतरमा ने दिया है, वो भी बहुत मिन्नतों तरलों के बाद। वो तो मुझे नंबर देने को तैयार ही नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत ना हारी। भाई, 2 महीने के बाद हम बारात लेकर आएंगे, बात करने का हक तो बनता है, वो शौख अंदाज में बोला। अब आशी समझी थी कि वह कोई और नहीं बल्कि वो इंसान था जिसके नाम की अंगूठी इसके हाथ में मौजूद थी। ओह अच्छा, तो आप हैं? जी कहें, क्या बात करना चाहते हैं आप मुझसे? वो रिलैक्स होते हुए कहने लगी। वो इसका मंगेतर था, इसने आने वाली सारी जिंदगी इसके साथ गुजारनी थी। इसे इससे बात करने में कोई एतराज़ नहीं था। हाय, बातें तो बहुत सारी करनी है, लेकिन फिलहाल आप अपना हाल चाल सुनाएं। इसका अंदाज अब भी शौक था। इसकी आवाज़ इसे सुनी सुनी लग रही थी, हालांकि इसकी तस्वीर इसने देखने से इनकार कर दिया था। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सुनाएं, आप कैसे हैं? वो रस्मन बोली थी, जबकि इसका अटक अटक कर बोलना राज को मजा दे रहा था, लेकिन यहाँ सिग्नल्स की हद से ज्यादा प्रॉब्लम थी। वो कोशिश के बावजूद भी हाल चाल से आके मजीद कोई बात नहीं कर पाया था। मुश्किल से इसकी आवाज़ इसके कानों में पड़ रही थी और फिर
कॉल डिस्कनेक्ट हो गई। वो चाहा सा बदमज़ा हुआ था। कोई बात नहीं, कल फिर से कॉल करूँगा। आज नहीं लगी तो क्या हुआ, कल तो कॉल लाज़मी लगेगी। वो पुरुम्मीद होता अपना फ़ोन जेब में डाल गया था, जबकि दूसरी तरफ से इसके अचानक कॉल कटने पर आशी हैरान हुई थी। तैयार हो बीवी? चलो निकलते हैं, टाइम नहीं है। इसने अपने पीछे आने का इशारा करते बाहर की राह ली थी, जबकि आसिर कमरे से निकलती हुई एक नज़र मुलाज़िमा को देखती हाँ में सर हिला गई थी। जबकि मुलाज़िमा ने इसे इशारा किया था, इसने बहुत मुश्किल से अपना हाथ उठाते हुए अपने सर पर हाथ रखा और फिर चिकराने वाले अंदाज में ज़मीन पर गिर गई थी। अरे अरे बीपी जी, क्या हुआ आपको? आप तो ठीक है ना? मुलाज़िमा भागती हुई इसके पास आती इसे सहारा देकर बिठाने लगी थी, जबकि शाबिर परेशान होता इसे देखने लगा था। अचानक से इसे क्या हो गया था? इसकी तबीयत इतनी खराब कैसे हो गई थी? साहब जी, मुझे लगता है बीबी की तबीयत ठीक नहीं है, इन्हें सफ़र नहीं करना चाहिए। मैं डॉक्टर को बुलाकर इन्हें चेकअप करवाती हूँ, आप जाइए, आप लेट हो रहे होंगे। मुलाज़िमा ने शाबिर को देखते हुए कहा था, तुम्हारा दिमाग खराब है, मेरी बीवी बीमार है और तुम मुझे जाने के लिए कह रही हो? शाबिर दहाड़ा था, साहब जी आपका जाना ज़रूरी ना होता तो मैं हरगिज़ ऐसा ना कहती, आपका जाना बेहद ज़रूरी है, इसलिए कह रही हूँ कि आप जाएँ, मैं बेबी जी का ख्याल रखूँगी। मैं कहीं नहीं जाऊँगा, मैं इसे डॉक्टर के पास लेकर जाऊँगा। वो इनकार करते हुए बोला जब मुलाज़िमा ने इसे कुछ कहने का इशारा किया था। नहीं शाह साईं, आप जाएँ, मैं नहीं चाहती कि मेरी वज़ह से आपके किसी काम में रुकावट पैदा हो। आप जाएँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपका जाना बेहद ज़रूरी है, मैं चाहती हूँ कि ये मामला जल्द से जल्द हल हो। वो इसे देखते हुए बोली तो शावीर ने इनकार करना चाहा था, लेकिन इसका मुलाज़िम भागते हुए अंदर आया था। शाह साईं, सुनने में आया कि वो लोग शाम से पहले लाहौर छोड़ने वाले हैं, हमें अभी निकलना होगा। वो जाने पर मजबूर हो गया था क्योंकि वो भी मज़ीद इस मामले को लटकाना नहीं चाहता था। रूहा की वज़ह से तो हरगिज़ नहीं। अरे बेटा, तुम जिस भी तरह से निकाह करना चाहो हमें कोई एतराज़ नहीं है। अगर तुम पाकिस्तान नहीं आ सकते तो भी कोई बात नहीं। अखराज तो आएगा ना, इसके सारे दोस्त होंगे, कवान होंगे। अगर तुम इस तरह से निकाह नहीं चाहते तो हमें कोई एतराज़ नहीं। हम तुम्हारी मजबूरी को समझते हैं। यकीन करो, अगर मेरा हज पर जाने का इस साल इरादा ना होता तो मैं अगले साल तक शादी मुलतवी कर देता। लेकिन तुम तो जानते हो, जब तक जवान बेटी को इस घर का ना कर दूं मैं हज पर नहीं जा सकता। इसलिए तुमसे बात कर रहा हूँ। अगर तुम मुनासिब समझो तो वीडियो कॉल पर शादी में शिरकत कर लो और हम सादगी से निकाह करवा देते हैं। चाचा जान ने बहुत सोचते समझते हुए ये फैसला किया था। इस साल इनका हज मंजूर हो गया। तब अपनी वालदा बीवी और भाभी के साथ हज पर जा रहे थे। ऐसे में वो सबसे पहले आशी का फ़र्ज़ अदा करना चाहते थे। ठीक है अंकल, अगर आपको ये मुनासिब लगता है तो मुझे कोई एतराज़ नहीं। मैं आज ही अखराज से बात कर लेता हूँ इस बारे में। वो इन्हें बेफ़िक्र करते हुए बोला था, जबकि चाचा जान भी पुरसुकून हो गए थे। वो जानते थे कि इनके मसले का हल कोई न कोई हल निकल ही आएगा। इनकी अपनी कोई बेटी ना थी, इसलिए इनकी अपनी कोई बेटी ना थी। इनके लिए आशी ही इनकी बेटी थी और वो हज पर जाने से पहले आशी को इसके घर का कर देना चाहते थे। आपने जैसा कहा था मैंने बिल्कुल वैसा ही कर दिया है। अब सब कुछ आपके हाथों में है। आपने मेरी भी आपने मेरी मदद करनी है यहाँ से निकलने में। मैं इस इंसान के साथ नहीं रह सकती। अब आप मुझे इस हवेली से निकाल लेंगी। वो मुलाज़िमा के हाथ थामे कह रही थी, शाह जा चुका था। ऐसे में वो पूरी तरह से मुलाज़िमा पर डिपेंडेंट थी। मुलाज़िमा ने इसे जो कहा था इसने बिल्कुल वैसा ही किया था, बिना किसी गलती के। शायद इसकी तबीयत खराब समझकर इसे हवेली में छोड़कर चला गया था। अब इसे हवेली से भागना था जिसमें ये मुलाज़िमा इसकी मदद करने वाली थी। हाँ बीबी, तुम फ़िक्र मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। मैं तुम्हें इस हवेली से निकाल दूँगी, तुम आज़ाद होगी। आगे तुम्हारी ज़िंदगी में आसानियाँ ही आसानियाँ होंगी। बस जिस तरह से मैं कहती हूँ इस तरह से करना, कोई गलती मत करना। मैं तुम्हें आज की रात अंधेरे में इस हवेली से निकालूँगी। हवेली से पिछले रास्ते की तरफ एक सड़क पड़ती है, वो सड़क सीधी शहर जाती है। तुमने बस किसी तरह शहर पहुँचना है, फिर आगे शहर में तुम्हें कोई न कोई सहारा मिल ही जाएगा। वो मुलाज़िमा से समझाते हुए बोली थी, जबकि वो इसकी बात सुनते हुए हाँ में सर हिला गई थी। वक़्त गुज़रता जा रहा था और अरताश का कोई पता नहीं चल रहा था। इतने सारे दिन गुज़र चुके थे, ना तो वो इंसान वापस आया था और ना ही इसकी कोई खबर मिली थी। परिविश पहले भी अपनी मर्ज़ी की मालिक थी और अब तो एक इंसान का नाम इसके नाम के साथ जुड़ चुका था। अब तो वो करोड़ों दे चुकी थी रेशम भाई को। ना तो रेशम भाई ज़बरदस्ती इससे नाच गाना करवा सकती थी और ना ही इसके सामने आवाज़ उठा सकती थी। इसलिए हर तरफ खामोशी छाई हुई थी। लेकिन ये खामोशी वहाँ रहने वाली औरतों से बर्दाश्त नहीं हो रही थी। कितने दिन तक शौक मनाएगी अपने आशिक का? वो तुझे एक ही रात के लिए लेकर गया था। एक ही रात में इसका दिल भर गया, तुझे वापस यहाँ पर छोड़कर चला गया। ठीक है, माना इसने तुझसे निकाह कर दिया था, लेकिन सुबह उठते ही इसे एहसास हुआ होगा कि इसे कितनी बड़ी गलती हो गई है। सुबह उठते ही इसे पता चल गया होगा कि इसने जो भी किया वो गलत है। एक वाइफ का वजूद दुनिया कबूल नहीं करती, इसीलिए सुबह की रोशनी फैलने से पहले वो तुझे यहाँ पर वापस छोड़ गया। यही तेरी हकीकत है। तू एक तवाइफ के कोठे पर नाचने वाली एक रकासा है और कुछ भी नहीं। खुद को महलों की रानी समझना छोड़ दे। तेरी हकीकत बस ये है कि तुझे सारी जिंदगी इसी कोठे पर नाचना गाना है। अरताश मियाँ भूल चुके होंगे इस निकाह को। तू भी भूल जा और अपनी जिंदगी में आके बस। सारी जिंदगी के लिए इस शख्स का नाम लेकर रोने का कोई फायदा नहीं है। 15 दिन से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। अगर इसने आना होता तो अब तक आ चुका होता। अरे यहाँ खरीदी गई औरत सिर्फ एक रात के लिए खरीदी जाती है। तूने देखा नहीं यहाँ औरतों की बोली कितने में लगती है? यही समझ के तेरी बोली करोड़ों में लगी है और बस तेरी कदर कीमत भी एक रात की ही थी। एक रात तेरे साथ गुजार कर वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुका है। तो भी इसका शौक मनाना बंद कर और अपनी जिंदगी में आगे बढ़। इसके पास बैठी लड़की बोले जा रही थी जबकि वो खामोशी से सुन रही थी। इसने आके से कोई जवाब नहीं दिया था और वो खुद ही बोल बोल कर थक कर उठकर वहां से चली गई। इसे किसी की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। इसे बस ये पता था कि अरताज शाह सच्चा है और वो इसका शोहर इसे लेने के लिए वापस जरूर आएगा।
क्या तुमने अपने सेक्रेटरी को किसी वाइफ के कोठे पर जाने के लिए कहा था? इसके होटल के रूम में दाखिल होने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि इसका सगा ताया था। वो हैरत से देखने लगा था। तुमने इस तरह की शौक कब से पाल लिए हैं अरताश? तुम तो वाइफों के कोठे पर जाते हो। तुम्हारा सेक्रेटरी जो पाकिस्तान में तुम्हारे काम सर अंजाम दे रहा है, इसे तुम्हारे यहाँ के सेक्रेटरी का ये पैगाम दिया गया है। वो चाहता है कि वह कोठे पर जाए और वहां रहती किसी वाइफ को तुम्हारा कोई पैगाम दे। मैंने तो सुनकर हैरान रह गया कि तुमने इस तरह के शौक कब से पाल लिए हैं। आप मेरे मामलात से दूर रहें, सबसे पहली बात तो ये, और दूसरा मेरे हमदर्द बनने की फजूल कोशिश भी छोड़ दें। अमेरिका से पाकिस्तान का सारा इंपॉर्टेंट बिजनेस आप संभाल रहे थे, तो मुझे बताइए कि मुझ पर इतना बड़ा केस कैसे बना? वो इनकी बात का जवाब दिए बगैर इनसे सवाल करने लगा। हाँ, ये हकीकत थी कि इसने यहाँ मौजूद अपने सेक्रेटरी को किसी तरह से पाकिस्तान में अपने सेक्रेटरी से रब्ता करने के लिए कहा था, ताकि वो किसी भी तरीके से परी तक अपना मैसेज पहुंचा सके। तुम मुझ पर शक कर रहे हो, मैं तुम्हारा सगा ताया हूँ, मैं तुम्हारी भलाई चाहता हूँ, मैं भलाई से कैसे कर सकता हूँ? तुम बताओ, क्या मैंने पहले कभी तुम्हारे काम में कोई गलती की है? नहीं ना, तो तुम मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम भला कैसे लगा सकते हो? मैं अपना काम बहुत अच्छे तरीके से कर रहा था। मुझे नहीं माता माल में किस तरह से ड्रग्स ऐड हो गई और फिर वो ड्रग्स एयरपोर्ट पर पकड़ी गई। जरा सी बात थी, मैंने अपने वर्कर्स को कहा था कि लेन देन करके ये मामला यहीं पर ठंडा करने की कोशिश करें, लेकिन इन लोगों ने मामला बिगाड़ दिया, जिसकी वजह से इतना बड़ा केस बन गया। वो इसे तफसील से बता रहे थे जबकि वो हैरत से सुन रहा था। मतलब यह हकीकत थी, इस पर बनाया क्या केस सच्चा था? क्या इसके माल में सच में इस तरह की चीजें शामिल की गई थी? सामने खड़ा शख्स जितना बदसुकून होकर से कहानी सुना रहा था, वो बहुत अच्छे तरीके से समझ गया था कि ये इंसान शामिल था इन सब चीजों में। यकीनन वो सारी गैर कानूनी चीजें इसके सामान में इसी आदमी ने शामिल करवाई होंगी और फिर इसी ने इसे फंसाया भी होगा। इसलिए इसकी कंपनी पर इतना बड़ा केस बन चुका था। यहाँ तक कि ये बात साबित करने की कोशिश की जा रही थी कि इसकी कंपनी से आने जाने वाले सारे सामान में इस तरह का सामान शामिल था। मतलब ये सब कुछ आपने करवाया है। मुझे यकीन नहीं आ रहा आप इतने दोगले कैसे हो सकते हैं? सड़क पर भीख मांगने की नौबत आ गई थी आपकी, तब मैंने आपकी मदद की और आप इस तरह से मुझे धोखा दे रहे थे। वो गुस्से से पागल हो रहा था। इसने सिर्फ खून का तलक निभाने के लिए इस इंसान की मदद की थी, वरना वो तो अपना सारा हिस्सा दबो चुका था, सारी दौलत अपनी अय्याशियों की नजर कर चुका था। इसने अपने बाप की मलकियत में इसे शामिल करना चाहा था, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो इसके बाप का भाई था, इसके साथ इसके खून का तलक था। लेकिन वो इसकी पीठ में इस तरह से छुरा घोंपेगा, ये तो इसने ये तो इसे अंदाजा भी नहीं था। अखलास ठीक कहता था, ये लोग भरोसे के काबिल नहीं है। इसे इस तरह इस इंसान पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन इसने अखरार से भी यही कहा था कि खून का तलक है और कुछ ना सही खून का तो मान रखेंगे, लेकिन उन्होंने मान नहीं रखा था। ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो क्या अरताश? मैं तुम्हारा सका ताया हूँ, मैं तुम्हें इस तरह के केस में फंसाने की कोशिश क्यों करूंगा? चले जाइए यहाँ से। फिलहाल मैं ना तो कुछ सुनना चाहता हूँ, ना ही आपकी शक्ल देखना चाहता हूँ। मैं आपसे ऐसी उम्मीद नहीं रखता था ताया जान। वो इसके सामने हाथ जोड़ते हुए बोला तो अपनी चपलूसी की कोशिश में नाकाम होते हुए वो गुस्से से कमरे से ही निकल गए थे, जबकि अरताश अपना साथ हमें बैठा आने वाले वक्त को सोच रहा था, जो सच में इसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल साबित होने वाला था। निकाह की तैयारियां शुरू हो गई थी। शादी धूमधाम से नहीं होने वाली थी, बस इस जुम्मे को निकाह रखा गया था। इसे अगले दिन ही शादी करवानी थी। ये सब कुछ वो हज पर जाने से पहले करना चाहते थे। वो अपनी बेटी के फर्ज को निभाना चाहते थे। आशी ने किसी तरह का कोई इतराज नहीं किया था, जबकि अखराज पहले ही परेशान हुआ था क्योंकि इसे छुट्टी मिलना मुश्किल था। फिर इसने अपनी चीज को कोई ना कोई हल निकाल लिया था, लेकिन अब इसके लिए और भी बहुत सारे मसाइल तैयार थे। इसे अरताश ने यह बताया था कि वो उसकी फौज में होने के बारे में कुछ भी नहीं जानती। वो इसे धोखे में रखकर निकाह करवा रहे थे, जो कि बहुत गलत था। वो तो अपनी नौकरी पर फख्र करता था, लेकिन शायद इसके भाई ने सोच समझ कर फैसला किया था। इसके भाई का कहना था कि इसे अपने भाई पर यकीन है कि वो आशी की गलतफहमी दूर कर देगा। फौज को लेकर जो नफरत इसके दिल में छुपी हुई है, वो उस नफरत को जड़ से मिटा देगा। लेकिन वो इससे ये राज छुपाए का ये राज छुपाना आसान नहीं था। चलो बीबी, तुम यहाँ से भागो। देखो किसी तरह की कोई गलती मत करना। ये पैसे रख लो, ये मैंने शाह साईं के बटवे से चुराए थे तुम्हारे लिए। इसने 5,000 के चंद नोट जबरदस्ती इसके हाथ में पकड़ाए थे, लेकिन मैं जाऊंगी कहाँ? यहाँ से निकलकर वो परेशानी से पूछने लगी थी, जबकि मुलाजमा ने इसे घूर कर देखा था। एक तो अपनी जान पर खेल कर इसे यहाँ से भगा रही थी और ऊपर से ये लड़की से उलझा रही थी। अरे तुम्हारे पास इतने सारे पैसे हैं, आगे पक्की सड़क पर कोई ना कोई सवारी मिल जाएगी, वहां से सीधी शहर चले जाना, अपने भाई को ढूंढना। अल्लाह करे तुम्हें अपने भाई मिल जाए। चलो अब जाओ यहाँ से, इससे पहले कि कोई और मसला खड़ा हो जाए। तुम्हें निकल जाना चाहिए। जाओ बीबी, मेरे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे भी अपना आप देखना है। मेरा नाम बीच में कहीं भी नहीं आना चाहिए। वो इसे जाने का इशारा करते हुए बोली तो इसने अपना दिल मजबूत किया था। इसे नहीं सोचना था कि इसकी अगली मंजिल क्या होगी। इसने बस ये सोचना था कि इसे शाह की कैद से रहाई चाहिए, अब इसके लिए इसे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। वो यहाँ रहने को तैयार नहीं थी। इसे सारी जिंदगी इस शख्स की कैद में नहीं रहना था। इसने अपनी जिंदगी जीनी थी, अपनी आने वाली जिंदगी को बेहतर बनाना था। वो खुदा का नाम लेते थे, इसी से पिछले रास्ते से निकल गई थी। अब इसने हवेली से बाहर कदम रखा ही था कि हर तरफ अंधेरा देखते हुए इसका दिल घबराया। हाथ में पकड़े पैसों को मुट्ठी में सख्ती से बंद करते हुए वो तेजी से अपनी चादर अपने सर पर लेती वहां से भाग निकली थी। रास्ता कहाँ था, इसे किस तरफ जाना था, वो कुछ भी नहीं जानती थी। बस इसे इस शख्स की पहुंच से दूर जाना था। आज निकाह था, सब कुछ अचानक से हुआ था। वीडियो कॉल पर वो सामने का मंजर देख रहा था। इसका भाई सफेद रंग के कॉटन की शलवार कमीज में बेहद खूबसूरत लग रहा था, जबकि आशी भी वीडियो कॉल पर इसके सामने ही बैठी हुई थी। सामने बीच में एक फूलों की चादर लगाई गई थी ताकि दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को न देख पाए।
वो लोग हर तरह से इन लोगों का तामन करने को तैयार थे। इसने फौज की तरफ से अपने साथ आए लड़कों को बता रखा था कि इसकी होने वाली मनकूहा नहीं जानती कि वो फौज का अफसर है, तो इस चीज़ का जिक्र ना किया जाए। पहले तो इन लोगों को हैरत हुई थी, क्योंकि लड़कियां तो फौजियों से निकाह करने के लिए कुछ भी करने को तैयार होती हैं, और यहाँ इसके दोस्त की मनकूहा थी जिसको कुछ भी पता नहीं था। खैर, इन्हें इस चीज़ से मसला नहीं था। इन लोगों ने कोई एतराज़ नहीं किया था, जबकि वीडियो कॉल शुरू होते ही इसका निकाह शुरू कर दिया गया था। निकाह का वक्त तकरीबन दोपहर 1:30 का रखा गया था। वो 1 बजे से ही अपने दोस्तों के साथ वहां पर मौजूद था, जबकि कुछ ही देर में दुल्हन को भी दूसरी साइड पर बिठाया गया था। सफेद रंग के खूबसूरत से शरारे में इसने सर पर लाल रंग का दुपट्टा डाल रखा था, जो काफी नीचे तक था। इसका चेहरा नजर नहीं आ रहा था। जबकि दूसरी तरफ अखरास ने भी फूलों का सेहरा पहन रखा था। वो अपने भाई की शादी में शिरकत करना चाहता था, लेकिन आशी की फैमिली की मजबूरी की वजह से ऐसा मुमकिन नहीं हो सका था। वो 3 महीने से पहले अमेरिका से निकल नहीं सकता था, जबकि इन लोगों ने हज के फराइज सर अंजाम देने थे। हर तरफ खामोशी हुई तो मौलवी साहब की आवाज गूंजना शुरू हुई थी। पहले लड़की की तरफ से निकाह शुरू करते हुए इसके सामने निकाह नामा रखा गया था, जिस पर इसने साइन करवाए गए थे। फिर इसके सर पे हाथ रखते हुए इसे सदा खुश रहने की दुआ दी कर मौलवी साहब इसके करीब से उठकर दूसरी तरफ आ गए थे। फिर यही सब सवाल इसके भाई से भी किए गए थे। अपने करीब कोई खूनी रिश्ता ना होने की वजह से इसके भाई की आंखों में उदासी थी। वो नाराजगी से अपने सामने चलती वीडियो कॉल को देख रहा था। कोई बात नहीं, नाराज मत हो, मैं पाकिस्तान आऊंगा ना तो तेरा वलीमा धूमधाम से करवाऊंगा। वो निकाहनामे पर साइन करते हुए फारिग हुआ तो सबने इसे मुबारकबाद दी थी, जबकि अरताज इसे मुबारकबाद देते हुए इसे वादा कर रहा था, भाई ऐसा तो नहीं होता ना, काश आप यहाँ होते, और तो कोई नहीं है हमारा, आपको तो यहाँ होना चाहिए था। वो बहुत दुखी लग रहा था। बस वो अपने सबसे अहम दिन पर अपने भाई का साथ चाहता था। मैं तेरे साथ हूँ मेरे बच्चे, तो फिक्र मत कर, चल जा अपनी दुल्हन से मिलकर आ, और फिर सीधा यहाँ से हवेली जाकर शादी की तैयारियां कर। धूमधाम से आशी की रुखसती करनी है हमने। मैं इस बच्चे की जिंदगी में किसी तरह की कोई कमी नहीं चाहता। वो इसे सख्ती से डांटते हुए बोला तो आशी से मिलने वाली बात ने इसके दिल में गुदगुदी सी की थी। वो भाई मेरा पहला पहला निकाह है, मैं जाकर क्या कहूंगा इससे। वो कुछ उलझते हुए अपने बालों में हाथ फेरता शरारत से पूछने लगा, जबकि अवताश ने इसे घूरा था, बेटा सबका पहला पहला ही होता है, और तेरा पहला और आखिरी भी है। तू अंदर जाएगा इसे मिलने के लिए तो सुन्नत के मुताबिक इसका माथा चूमेगा और निकाह का तोहफा देगा। तोहफा लाया है ना तू? इसने याद करवाया, जबकि अहराज ने मुस्कुराकर हाँ में सर हिलाया था। तो फिर देर क्यों कर रहा है, जल्दी से जा और इससे मिल, मैं बाकी हवेली के इंतजाम चेक करवाता हूँ। इसने कहते हुए फोन बंद किया था, जबकि अहराज ने एक गहरा सांस लेते हुए कदम इस कमरे की तरफ बढ़ाए थे जहां इसे बताया गया था कि आशी इधर है। जाओ बेटा, इंशा अंदर ही है, तुम जाकर इसे मिल लो। वो दरवाजे के बाहर खड़ी 2 बच्चियों को देखकर मुस्कुराया था, जो शायद नहीं यकीनन इनके चाचा की बेटियां थी। इन दोनों की उम्र ज्यादा नहीं थी, एक तकरीबन 7 साल की थी और दूसरी शायद इससे 1 साल ही बड़ी होगी। अरे ऐसे कैसे जाकर मिलो, पहले आप हमें नेक देंगे, हम आपको अपनी आपी से ऐसे ही नहीं मिलने देंगे। दोनों बच्चियों ने मुंह सूरते हुए हाथ आके किया था। नहीं बच्चों, ये रस्म आज नहीं होगी, ये रस्म शादी वाले दिन होगी। चलो जाओ, भैया को आपी से मिलने दो। ताई अम्मी वापस आते हुए इन बच्चियों से कहने लगी थी, जो फौरन ही नफी में सर हिला के, नहीं नहीं भैया, पहली दफा आप इसे मिलने जा रहे हैं, हम ऐसे नहीं मिलने देंगे। पहले हमें पैसे दे, और वैसे भी हमें जवेरिया आपी ने कहा था कि यूं ही अंदर आने मत देना, पहले पैसे निकलवाना। ये बहनोई लोग बहुत चालाक होते हैं, बाद में कुछ भी नहीं देते। वो दोनों ही खूब अपने दिमाग का इस्तेमाल कर रही थी, जबकि जवेरिया का नाम सुनकर अखलास को अंदाजा हो गया था कि जवेरिया भी वही लड़की है जो उसकी मनकोहा के साथ 2 दफा इसे मिल चुकी है। इसने इसे अपना नाम भी बताया था। अरे वाह वाह, ये तो बहनोई साहब को बहुत अच्छे तरीके से जानती हैं। यानी अब कुछ भी नहीं हो सकता, पैसे तो देने ही पड़ेंगे। इसने कुछ सोचते हुए जेब में हाथ डाला, जब चाचा ने इसे रोकना चाहा था। अरे नहीं नहीं बेटा, रहने दो, इन बच्चियों का ना बस ऐसे ही उल्टे सीधे शौक चले रहते हैं। नहीं, चाचा जान ने कहा कि भाई छोटी छोटी सालियां हैं, ये बहनोई को लौटने का पूरा पूरा हक रखती हैं। इसने 5-5 हजार के 2 नोट इन दोनों को पकड़ाए, जिन्हें लेते ही वो खुश हो गई थी। अरे वाह, ये तो सस्ते में ही जान बख्शी हो गई। नोट पकड़ते ही वो दोनों भागकर बाहर निकली तो वो हंसते हुए बोला था, हाँ बस इनका टारगेट जो पूरा हो गया, चाहो तुम मिलो इंशा से, वो अंदर ही है। चाचा जान ने रास्ता छोड़ दिया था। इनकी दोनों बेटियां बहुत छोटी थी, ऐसे में इंशा जवान थी और वो इसे अपनी बेटी की तरह ही समझते, इसलिए वो चाहते थे कि वो जवान बेटी को घर से रुखसत करके हज के लिए जाए, क्योंकि इनकी छोटी बेटियां अभी नाबालग थी। इन्हें अभी दुनिया को समझने में बहुत वक्त पड़ा था। ऐसे में वो हज के फराइज सर अंजाम देना चाहते थे, और अल्लाह पाक ने इन्हें ये शहादत नसीब की थी। बस इसीलिए वो इंशा की शादी इतनी जल्दबाजी में कर रहे थे, क्योंकि वो इतने अच्छे रिश्ते को ठुकराना नहीं चाहते थे, और ना ही अल्लाह पाक की तरफ से हुई इस करम नवाजी की नफी कर सकते थे। उन्हें खुशी थी कि अरताश ने इनकी बात को न सिर्फ समझा था, बल्कि फौरन ही शादी का इंतजाम भी करवा दिया था। वो यहाँ पर नहीं था, अगर चाहता तो कह सकता था कि इसके पाकिस्तान लौट कर आने तक शादी मुलतवी कर दी जाए, लेकिन इसने इनकी मजबूरी को समझा था, और इन्हें बहुत खुशी थी कि इनकी बेटी पढ़े लिखे खानदान की बहू बनने वाली थी।